उनका जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, उनका जो डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भावनाएं हैं, वो तो हम मतलब काउंटर करेंगे। आपके पास अगर करेज हो तो आप हमारे सामने आके डिस्कोर्स करें। हम ये ओपन चैलेंज हम सभी स्टूडेंट्स एबीवीपी या फिर किसी राइट विंग मतलब सपोर्टर को हम यही बोलते हैं कि हमारे सामने आके आप एक्चुअली लॉजिकली हमको चैलेंज करें। आप अगर ड्यू में जाएंगे वहाँ पे एबीवीपी किस तरह से अटैक कर रहा है, किस तरह से दंगा फसाद कर रहा है। जान जाता है आदिवासियों का, जान जाता है मतलब कॉमन पीपल का। वी कॉमन पीपल, वी आर द पीपल हु सफर, वी आर द पीपल हु वोट। Politics is not so easy. Politics is not just like me going to the ballot booth and voting for someone. That is not politics. मैं आज एक 18 साल की लड़की जो कॉलेज आती है बहुत दूर से, मैं यहाँ रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ। मैं रात का 8 बजे बाहर डिनर करने जाती हूँ। अगर 8 बजे के बाद अगर लड़कियाँ बाहर नहीं निकलेंगी घर से, क्या 8 बजे के बाद उनके पास ये क्वेश्चन का आंसर है कि 8 बजे के बाद क्या स्टेट काम करना बंद कर देता है? जब आरजी कर का रेप केस हुआ था तब उन्होंने ही कहा था कि लड़की जो डॉक्टर है वो 8 बजे हॉस्पिटल में क्या कर रही थी। And if you feel that someone's death, a brutal rape case like Arjikar can be sorted out with just paying certain amount of money, then उससे ज़्यादा misogyny तो लड़कों में भी आजकल ज़्यादा दिखने को नहीं मिलती। If the leader of our state or of our nation is a woman, she'll be empathetic towards women. Women will be in a safer space. But अगर एक औरत के चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी women are like they are being more harmed than helped, then তো कोई मतलब नहीं होता है। মানে আমার এটাই বলবার যে স্টেটে যেটা টিএমসি করছে, বিজেপি তার সাথে খুব একটা বেশি পার্থক্য নেই। এবার আমরা এই জন্য আমাদের ইউনিভার্সিটির ওয়ালে লিখেছিলাম যে চুড়ি পহনকে হাল্লা बोल। সো দিস ইজ আওয়ার সে যে এই মিসোজিনি চুড়ি পহনকে भी हल्ला बोल। এখানে আমার যেটা বলার সেটা হচ্ছে বাংলায় একটা ওয়ার্ড আছে মাৎস্যন্যায়। আচ্ছা মৎস্য অন্যায়। আচ্ছা এটার মিনিংটা আমি এক্সপ্লেইন করছি। এটার লিটারাল মিনিং হচ্ছে বড় মাছ একটা পুকুরে থাকলে এবং সেই পুকুরটাতে যদি ছোট মাছও থাকে, বড় মাছটা যদি ছোট মাছগুলোকে খেয়ে নেয়, দ্যাট ইজ कॉल्ड মাৎস্যন্যায়। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारे दोस्त की टी शर्ट पे लिखा हुआ दिख रहा है फ्री उमर खालिद, उसने लिखा है। दोस्त है ना तुम्हारा? क्यों पहना है उसने और इसके बात करना चाहेगा क्या? वो जो मुस्लिम का जो कैरिकेचर करना चाहता है, वहाँ पर आपका दाढ़ी होगा, गोफ कमाना होगा, दैट इज बी आइडियल मुस्लिम, है ना। देयर इज दैट इज एन आइडियल मुस्लिम। अगर एक आइडियल मुस्लिम आपको अगर क्रिटिकल थिंकिंग करके आपको क्वेश्चन करेगा तो वो मुस्लिम का जो कैरिकेचर है वो दैट इज नॉट गुड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपका मुस्लिम का कैरिकेचर करना चाहता है, वो जो इमेज जो आपको शो करना चाहता है, वो उस इमेज में साजिल इमाम, उमर खालिद वो फिट नहीं करता। पिछले बार उनका पर्स क्या हुआ, वो का बैठा हुआ है, वो हमारा क्या बोलता है उसको, ओम बिरला, वो तो पूरा बन के बैठा उधर। अगर स्पीकर का काम करता तो आज हम ये बात नहीं कहते। हर वक्त में अगर आप पार्लियामेंट टीवी ऑन कर लीजिए तो हम 90% का टाइम तो मतलब ओम बिरला का चेहरा दिख जाता है मुझे। तो मतलब अगर खुद का काम कर ले तब तो ओम बिरला को स्पीकर कह ले हम। एक काम तो नहीं है उनका, सिर्फ हाँ कोई न्यूट्रल बंदा देखेगा ना तो पार्लियामेंट में मतलब वो हाँ ही बोलेगा। Co-powered by Saluja Gold। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, ये लल्लन टॉप है और ये जादवपुर यूनिवर्सिटी है और पीछे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हैं। और जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोगों ने दूर से यही सुना है कि यहाँ पे बहुत लड़ाई होती है। अब मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है, आप लोग ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि जादवपुर यूनिवर्सिटी एक्चुअली है क्या और यहाँ की सच्चाई क्या है। सबसे पहले कोई भी बता सकता है, मुझे नहीं पता किससे शुरू करूँ बातचीत। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी इतनी फेमस क्यों रहती है? क्या लड़ाई वड़ाई यहाँ पे होती है सच में या माहौल बनाया गया है ज़्यादा ऐसा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी इज़ वन सच यूनिवर्सिटी जहाँ पे आप जो कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, जो कि और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे ये मौका स्टूडेंट्स को नहीं मिलता है। मुझे ये लगता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सबके लिए एक डेमोक्रेटिक जो माहौल है वो पेश करता है, जिससे कि हम कोई भी समस्या में आए, कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करें, हम वो रेस कर सकते हैं अपना, हमारा जो कंसर्न है वो रेस कर सकते हैं। हम चाहे हम अथॉरिटी के साथ डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि हमारा फ़ीस, फॉर एग्जांपल हमारा फ़ीस बढ़ गया है, फ़ीस के लिए, या फिर हमारे यहाँ पे कुछ समस्या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है, हम बहुत डायरेक्टली बात कर सकते हैं। हम बहुत डायरेक्टली मतलब हमारा प्रोटेस्ट का कोई भी भाषा हो सकता है, प्रोटेस्ट का कोई भी भाषा हो सकता है, कोई भी डिमांड का कोई भी भाषा हो सकता है, वो सब कुछ हम बहुत फ्रीली, ये कैंपस हमें वो
इंक्लूसिव स्पेस देता है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फ्रीली ये सब चीज़ें एक्सप्रेस कर सके। और जब ये बाहर जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी जो पावर में है, पावर स्ट्रक्चर में है, वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स या फिर कोई भी सेक्शन का लोग ऑप्रेस्ड हो, मार्जिनलाइज्ड हो, वो अपना जो चाहत है, अपना जो डिमांड्स है, उनको लेके ज़्यादा बात ना कर सके। मुझे ऐसा लगता है, और वो माहौल हमें जादवपुर देता है। तो हाँ, ऐसा भी है कि आप लोगों को लगता है कि कोई आपको अपनी बात कहनी है और मैं आपके पास सवाल लेकर नहीं आ रहा हूँ, तो मेरे सवाल का वेट मत करिएगा, यू जस्ट जंप इन एंड टेल मी, कॉल मी, तो मैं माइक लेकर आ जाऊंगा आपके पास। ओके, तो जैसे आप ये कह रही हैं कि जादवपुर में ये आप लोगों को मौके मिलते हैं कि आप लोग अपनी बात रख पाएँ, ठीक है, अपनी बात कह पाएँ, लेकिन यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में एक धारणा बनी हुई है, एक क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, आई डोंट नो, समझ गए होंगे आप, जितने लो आप लोग, एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में कि साहब यहाँ पे अगर आप राइट विंगर हैं तो आपका जीना मुहाल हो जाएगा, अगर आप ABVP से जुड़े हुए हैं साहब, यहाँ के स्टूडेंट्स तो यार मतलब पटक के मार देंगे चौराहे पे हमको। क्या मतलब राइट विंगर्स को लेकर यहाँ पे राइट विंगर्स के मन में भय है क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी के अंदर? मैं क्योंकि दूसरी बार आया हूँ अभी यूनिवर्सिटी में, और इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से, और हंस रहे हैं अधिकतर लोग इस पे। आप बताइए, आप भी हंसी रही हैं, पहले मेरे सवाल पे हंसी क्यों आई है बताइए। No, I think as she mentioned that we have an open space where we have a place for more inclusive conversations. We can be in dialogues, and be it the right wing, be it the left wing, be it the center wing, be it anything, everybody has a space to accommodate their views. अगर हम बात करें अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का और फिर कोई और यूनिवर्सिटी का जहाँ पर राइट विंग डोमिनेंट है, तो वहाँ पर आई डोंट थिंक वी आर हैविंग दिस डिस्कोर्स जहाँ पर लेफ्ट विंगर्स या सेंट्रिस्ट जो है उन लोगों का ये डिस्कोर्स लेने का कोई माहौल है। लेकिन whatever I have seen from my experience, it's going to be almost 2 years I'm studying here as a student, that we have that open space for discourse. And if somebody is to be condemned, be it said by somebody who belongs or who identifies from the right wing or who identifies from the left wing, be it anybody, that is condemned. That is the kind of democratic atmosphere we have here, or rather it would be better to say that we practice over here. So I think whatever is portrayed in the mainstream media, वो मतलब बहुत ज़्यादा that is distorted. अच्छा दीदी, इतना अंग्रेजी में ये बोल रही हैं कि यहाँ पर बोलने की सबको आज़ादी है, इतनी अंग्रेजी का यही मतलब हुआ ना, ये उतनी आज़ादी बाकी किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ पे राइट विंग छात्र संगठनों में हावी है वहाँ पर नहीं है, आपका ये भी कहना है। तो ABVP वाले यहाँ पे आके खड़े हो सकते हैं आराम से आप लोगों के साथ। हाँ, मतलब वो तो मतलब कैंपस में प्रेजेंट है, मतलब ये तो नहीं है कि ABVP मतलब कैंपस में, हाँ तो खड़े हो सकते हैं, तो हमने कहाँ मना किया है, खड़ा हो सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन उनका जो मतलब बात, उनका जो डिविजिव पॉलिटिक्स है, उनका जो डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भावनाएं हैं, वो तो हम मतलब काउंटर करेंगे, वो हम काउंटर करेंगे। अभी रिसेंटली मतलब बी आर अम्बेडकर का मतलब अम्बेडकर जयंती के 2 दिन पहले एक मतलब ये एक कास्टिस्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब एक स्टूडेंट विक्टिम बना है, तो उनको मतलब एग्जैक्टली मुझे डेटा नहीं पता, लेकिन उनको शायद से हॉस्टल में बहुत मतलब हैदराबाद में शायद से, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन उनको बहुत सारे मतलब कास्टिस्ट ऐसे स्लर्स उनके अगेंस्ट यूज गालियाँ दी गई, जाति सूचक गालियाँ दी गई है, उनको बुली किया हुआ था, रैगिंग किया हुआ था, तो उसके उनका मौत हुआ था। तो ये सब अगर ऐसा क्या कास्टिस्ट ऐसे डिस्क्रिमिनेटरी बातचीत यहाँ पे करेंगे तो हम तो काउंटर करेंगे। ये डेमोक्रेटिक स्पेस है, यहाँ पे हम सभी को बोलने की आज़ादी देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे आके डिस्क्रिमिनेटरी बातें कर सके। हम यहाँ पे सभी की राइट्स, हम यहाँ पे मतलब राइट्स यहाँ पे सभी का मेंटेन हो, इस बात को हम बहुत बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ पे आप जो भी कास्ट के हो, जो भी रिलीजन के हो, जो भी जेंडर के हो, यहाँ पे आप अपना आइडेंटिटी खुले तरीके से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप ऐसे मतलब अगर कास्टिस्ट बातें हो, अगर सेक्सिस्ट बातें हो, तो हम तो काउंटर करेंगे। यहाँ पे खड़े होके हमारे सामने आप बातचीत करें, हमारे सामने अगर आपके मतलब उतना आपके पास अगर करेज हो तो आप हमारे सामने आके डिस्कोर्स करें,
हम ये ओपन चैलेंज हम सभी स्टूडेंट्स ABVP या फिर किसी राइट विंग मतलब सपोर्टर को हम यही बोलते हैं कि हमारे सामने आके आप एक्चुअली लॉजिकली हमको चैलेंज करें, हम भी आपको काउंटर करेंगे। हमारे पास इतनी क्षमता है कि हम आपको काउंटर कर सकते हैं और बहुत लॉजिकली हम काउंटर करेंगे। वो तो उनके पास आप उनसे पूछिए तो बोलते हैं कि साहब यहाँ के लड़के तो यहाँ के स्टूडेंट तो गुंडा ही कर रहे हैं, ये तो मार देंगे हमको पटक के, हम क्यों बोलने जाएं, वो तो अपनी बात भी नहीं रखने देते हैं। मतलब उनका तो डर दूसरा है ना। हाँ भाई, इसकी आप ये पूछ रहे थे कि राइट विंगर्स मतलब इस कैंपस में डर के माहौल में ये एक बात सब लोग समझ लेना कि मैं राइट विंगर्स का या लेफ्ट विंगर्स या किसी भी विंगर्स का नॉन विंगर्स का मैं वकील नहीं हूँ, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप ये मैं कड़ा सवाल पूछूंगा। हाँ, आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि राइट विंगर्स तो वो बोलते हैं कि इस कैंपस में वो एक डर के माहौल में रहते हैं, लेकिन हमको ये पूछना चाहिए कि असल में डर में कौन रहता है और कौन किससे डरता है। राइट विंगर्स लेफ्ट विंगर्स से डरते हैं या लेफ्ट विंगर्स राइट विंगर्स से डरते हैं? क्योंकि राइट विंगर्स की हिस्ट्री रही है वायलेंस करने की, राइट विंगर्स की हिस्ट्री रही है दंगा फसाद करने की, राइट विंगर्स की हिस्ट्री रही है। आप अगर DU में जाएंगे, वहाँ पे ABVP किस तरह से अटैक कर रहा है, किस तरह से दंगा फसाद कर रहा है। अगर हम 2-3 दिन पहले का रिपोर्ट देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, DU के विमेंस कॉलेज में कैसे ABVP ने अटैक किया, कैसे राइट विंगर्स ने अटैक किया, तो ये बार बार होता है। यहाँ से बाहर के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में बार बार होता है। राइट विंगर्स ही हमेशा एक वायलेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जिससे स्टूडेंट्स डरते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को एक डर के माहौल में फंसाने की कोशिश करते हैं राइट विंग। ऐसा मतलब लेफ्ट विंग वाले भी मिट्टी के माधव नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है कि सब लोग एकदम सीधा ही होता है, हर जगह होता है गड़बड़ी ना, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। आप अगर इस कैंपस में देखें तो ICC इलेक्शंस हो रहा है इस कैंपस में। अगर आप कैंडिडेट की लिस्ट देखें या पोस्टर्स देखें, NSF ने कैंडिडेट दिया है अपना, ABVP ने कैंडिडेट दिया है अपना, ठीक है। और उस जगह पे हमारा कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप कैंडिडेट नहीं दे सकते। डेमोक्रेटिक कैंपस है, आप अगर इलेक्शंस में खड़े होना चाहेंगे, आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा कुछ प्रोग्राम लेना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आप ले सकते हैं। हमारा काम होगा हमारे आइडियोलॉजिकल स्टैंड से आपकी आइडियोलॉजी को काउंटर करना। किसी भी तरह से हम ये नहीं चाहते कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कोई भी दंगा फसाद हो। हम पॉलिटिकली काउंटर करेंगे, हम आइडियोलॉजिकली काउंटर करेंगे। जादवपुर में हमेशा बैटल ऑफ आइडियाज़ होता है, बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज होता है। हम मुंह से बात करते हैं, हाथ से नहीं बात करते। दंगा फसाद जो करते हैं, दंगा फसाद में जो इन्वॉल्व होते हैं, जो हाथ चलाते हैं, वो राइट विंगर्स है, वो ABVP है, वो NSF है, वो तमाम RSS के शाखाएं हैं जो मैक्सिमम कैंपस में, चाहे जादवपुर हो, चाहे वेस्ट बंगाल के कोई भी कैंपस हो, चाहे इंडिया का कोई भी कैंपस हो, जहाँ पे राइट विंगर्स का एग्जिस्टेंस है। राइट विंगर्स ने हमेशा वायलेंस किया है, राइट विंगर्स ने हमेशा दंगा फसाद किया है, ये हिस्ट्री रही है। उस जगह से लेफ्ट ने क्या किया है? लेफ्ट ने हमेशा आइडियोलॉजिकली काउंटर किया है, लेफ्ट ने हमेशा पॉलिटिकली काउंटर किया है, लेफ्ट ने हमेशा राइट विंगर्स का जो रवैया रहा है कैंपस में रवैया रहा है, जैसे वो कैंपस में एक वायलेंट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का रवैया रहा है, उसके अगेंस्ट में हमेशा लेफ्ट विंगर्स ने खड़ा हुआ है। बोल रहे हैं लेफ्ट विंगर्स ने इतना अच्छा काम किया, तो मिला जुला के पूरे बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी में बचा ना भी लेफ्ट विंग? कितना बचा लेफ्ट विंग पूरे बंगाल में? आप बताइए, मतलब प्रैक्टिकली सोचिए, कहाँ बचा? चुनाव में आपको 0 सीटें मिल रही हैं बंगाल जो। मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है मेरे अकॉर्डिंग कि मतलब द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो है पार्लियामेंट्री पार्टी, दैट इज नॉट द ओनली रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेफ्ट इन इंडिया। हाँ, नहीं सिर्फ मैं वो नहीं बोल रही हूँ कि जादवपुर यूनिवर्सिटी, इनफैक्ट बंगाल एज अ होल, पार्लियामेंट्री पार्टीज के अलावा भी जो पॉलिटिक्स यहाँ पे जिंदा है, ऑर्गेनाइजेशनल पार्टीजन पॉलिटिक्स यहाँ पे जिंदा है, वो जनरली आउट ऑफ बंगाल उतना देखने को मिलता नहीं है। तो मतलब पार्लियामेंट में सीट्स नहीं है, किसका सीट्स नहीं है? मतलब CPM या फिर लेफ्ट फ्रंट का नहीं है। आइडियोलॉजिकली द एग्जिस्टेंस ऑफ लेफ्ट हियर इज डेफिनेटली प्रेजेंट। हाँ है मतलब ऑब्वियसली कम तो है, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। देयर हैज बीन अ डिक्रीज ऑफ लेफ्ट पॉलिटिक्स इन द ओवरऑल डिस्कोर्स ऑफ बंगाल इन इंडिया एज अ होल। कम है, बट इसका मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है, ये बोलना गलत है। और लेफ्ट को एक सिंगुलर मतलब मोनोलिथिक वे में व्यू करना भी बहुत गलत है, जो जनरली मतलब बंगाल के आउटसाइड के सोर्सेस करते हैं, वो आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। ये बताइए तो फिर बंगाल में इस बार आप लोग जादवपुर के स्टूडेंट्स क्या किसकी सरकार बना रहे हैं फिर? आइए, अब असली सवाल यही है। आइए मैदान में, किसकी सरकार बना रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स? बताइए, चलिए।
मेरा मुझे कुछ आई फील 2011 के बाद से जब से टीएमसी पावर में आया है। घुमाइए मत सर। हाँ? सरकार किसकी बना रहे हैं आप लोग यहाँ नहीं पे? नहीं हम सवाल सीधा सा है मैं मेरा। वो क्लियरली बोल रही हूँ। मुझे लगता है कि पिछले डेकेड से ही वेस्ट बंगाल में बहुत ही एंटी वोट हुआ है, प्रो वोट नहीं। उसका मतलब क्या है कि आई फील जब टीएमसी पावर में आया था 2011 में, लेफ्ट को हटाने के लिए आए हैं। हाँ, और आज मतलब और 2021 में भी इट वाज एन एंटी बीजेपी वोट टुवर्ड्स टीएमसी। क्योंकि ऑनेस्टली टीएमसी के फेवर में बोलने लगा क्या है, टीएमसी has no ideology of its own, it's just a club, I feel, in my personal opinion। तो वही बोले कि बहुत ही एंटी वोट आ रहा है। ठीक है, चलिए इस बार टीएमसी को हटा के फिर किसको वोट पड़ेगा? नहीं, मेरा ये कहना है कि मतलब बीजेपी की तरफ जो रेजिस्टेंस है उसके रेस्पॉन्स में पीपल विल नॉट वोट प्रो समथिंग, इन माय ओपिनियन। बीजेपी का जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है इसके अगेंस्ट पीपल विल वोट इन वेस्ट बंगाल। हाँ, एकदम किनारे हटाइए। क्यों पीपल को क्यों किनारे हटाना? पीपल का ही तो बात है, पीपल को क्यों किनारे हटाना है? फिगर ऑफ स्पीच में बोल रहा हूँ ना। अच्छा, मैं ये नहीं कि पीपल को किनारे हटा दूं, मैं वो वाला नहीं, मैं फिगर ऑफ स्पीच में बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जादवपुर यूनिवर्सिटी के बच्चे क्या चाह रहे हैं, कौन सीएम बने। सीधा सा सवाल ये है। और भी लोग नहीं, और भी लोग आता हूँ आपके पास, और भी लोग मौका मिले। नहीं एक सेकंड, जो जिन्होंने नहीं बोला है वो बोले। हाँ अच्छा, हाँ बोलिए, आता हूँ। आपका जो सवाल है, तो आप कह रहे हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के हम जो शिक्षार्थी है, जो छात्र है, हम किसके सरकार को देखना चाहते हैं? तो सरकार किसके लिए काम करते हैं? यार ये घुमाइए नहीं, घुमाने की बात नहीं है। मेरा बात सुन लीजिए। तो सरकार तो जनता के लिए होता है ना। तो जनता के लिए सरकार ने अभी तक कितना काम किया? और आप थोड़ा देर पहले जो पूछ रहे थे कि ये लेफ्ट पॉलिटिक्स का जो सिलसिला है, लेफ्ट पॉलिटिक्स का सिलसिला सिर्फ तो वोट के अंदर नहीं है। लेफ्ट पॉलिटिक्स ने हमारा भारतवर्ष में मूवमेंट किया है। तेभागा मूवमेंट हुआ है, तेलंगाना मूवमेंट हुआ है। कितने थोड़े दिन पहले कृषक आंदोलन देखा हमने। वो क्या वोट से, वो कृषक के खिलाफ जो बिल आया था, वो क्या वोट से पीछे गया? कृषक आंदोलन से गया, जनता का आंदोलन से गया। मैं समझ गया सारी बातें। और अगर आपको ये भरोसा ना हो, अगर ललन टॉप पे एक सीरीज पड़ी है जिसका नाम है बिग बंग स्टोरी, जो मैंने ही लिखी है और मैंने ही उसका एंकर भी किया है। वो 8 एपिसोड की सीरीज है जिसमें हम लोगों ने 2 एपिसोड डेडिकेट किए हैं। एक है नक्सलाइट आंदोलन की, एक है लेफ्ट के उभार की, और एक है लेफ्ट के उतार की। ठीक है, ये 3 एपिसोड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जरूर देख जाइएगा। एक एपिसोड और है हमारी झापी मसाकर पे है, जो लेफ्ट के पूरे रिजीम पे बहुत बड़ा धब्बा कहा जाता है। बहुत सारे दलितों को जान गंवानी पड़ी थी ज्योति बसु की वजह से। वो आप देख जाइए, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं। मेरा सवाल अभी भी वहीं अटका हुआ है, और मैं इस सवाल पे नहीं छोड़ूंगा आपको ये कहते हुए कि सरकार नहीं, सिस्टम बदलना है। क्योंकि मुझे ये पता है, इतने सारे चुनाव कवर कर चुका हूँ, सिस्टम बोलना बड़ा आसान होता है। जब हम बोलते हैं ना कि यार सिस्टम बदलना है, ये बहुत आसान सा विकल्प होता है। असली जवाब होता है कि सरकार में जब आप बात करते हैं सिस्टम बदलने की बात, बहुत कन्वीनियंट तरीके से वोटर या डेमोक्रेसी के का जो पार्ट होता है, जो भी इंसान है डेमोक्रेसी का पार्ट है, उसका बड़ा आसान होता है सिस्टम बदलना है। सरकार बदलने की बात करो, क्योंकि देश की पॉलिटिक्स तो ऐसे ही चलती है ना, मुझे लगता है। नहीं, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं चलता है। আমার যেটা বলার আছে সেটা হচ্ছে যে মানে উই এগ্রি টু ডিসএগ্রি মেবি, বাট দ্য থিং ইজ যে একজন ফার্স্ট টাইম ভোটার হিসেবে যেটা আমার মনে হয় সেটা হচ্ছে বামপন্থাই একমাত্র বিকল্প, এবং পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দল হিসেবে যাকে আমি সরকারে দেখতে চাই সেটাই সিপিআইএম। বিকজ আই ফিল এখন বিজেপি এবং টিএমসি একে অপরের সাথে সহযোগিতা দেখিয়েই সারা বছরটা কাজ করে, এবং ভোটের সময় এসে দুজনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ঠিকই। এক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে বামপন্থাই একমাত্র বিকল্প হিসেবে আমি মনে করি, এবং ফার্স্ট টাইম ভোটার হিসেবে আমি মনে করছি যে একমাত্র বিকল্প বলতে এটাকেই দাবি করা উচিত। बताइए। उन्होंने जो कहा कि उनको लगता है कि उस शुरू के उन्होंने एग्री टू डिसएग्री बोल के उनको लगता है कि अंग्रेजी वाला मैं समझ गया। हाँ बांग्ला वाला बताइए मुझे। उनको लगता है कि इस समय तृणमूल और बीजेपी जो कर रहा है वो बहुत ही मतलब एक साथ मिलकर कर रहा है, जो भी कर रहा है हमारे बांग्ला के लोगों के ऊपर ऑपरेशन। तो उनको लगता है कि इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो सीपीआईएम है, और वो सरकार में सीपीआईएम को देखना चाहती है। आएगी, लेकिन आप प्रैक्टिकली बोलिए। मैं बहुत प्रैक्टिकल। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। मतलब आई एम पार्ट गोरखाली एंड पार्ट बंगाली। तो 1986 सॉरी मतलब 1986 का जो गोरखा आंदोलन था,
मेरे पेलरीज भी उसमें थे, तो द मैसेकर दैट हैपेंड देयर इन द हैंड्स ऑफ CPIM इज़ वेरी वेरी मतलब शेमफुल। तो CPM मेरे लिए तो मतलब है नहीं ऑल्टरनेटिव, बिकॉज दे हैव किल्ड माई पीपल, और इसका कोई जवाब है नहीं। मतलब गोरखालैंड फॉर एग्जाम्पल, मतलब स्पेसिफिकली एक बहुत ही साइड इशू है। और वही गोरखालैंड जिस पूरे मूवमेंट को कम से कम कंट्रोल करने के लिए ममता बनर्जी को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने शांत कराया उस पूरे मूवमेंट। मैं उसी को लेकर बोल रही हूँ, वेदर गोरखालैंड इज वायबल और नॉट इज अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। मतलब मैसेकर ऑफ पीपल डिड हैपन, इसको लेकर कोई डाउट नहीं है। एंड द CPM पुलिस एज वेल एज CRPF was a part of it। तो मतलब इसलिए मेरे लिए तो CPIM ऑल्टरनेटिव नहीं है। और आपने जो कहा ना कि सिस्टम बदलना एक बहुत ही ईजी ऑप्शन नहीं है। सिस्टम बदलना हम इसलिए कहते हैं क्योंकि कोई ऑल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अच्छा, इनको कुछ बोलना है, इनको जरा আপনি যে বললেন যে সিস্টেম বদলানোর কথা বলা অনেক ইজি, কিন্তু সরকারের বদলানোর কথাটাই বলা উচিত। কিন্তু সিস্টেম বদলানোর কথাটা ইজি নয়, তার কারণ হচ্ছে সিস্টেম বদলানোর জন্য এই এক বছরে 500 থেকে 600 জন মারা যাচ্ছে, যারা হচ্ছে তিজিমালিতে আন্দোলন করছে, যারা ছত্তিশগড়ে আন্দোলন করছে, তারা সিস্টেম বদলানোর কথা বলছে, তারা বিকল্প একটা ব্যবস্থার কথা বলছে, তাই বলে তারা মারা যাচ্ছে। দে আর বিং কিল্ড বাই দ্য CRPF জওয়ানস। সো সিস্টেম the point of changing the system is not at all easy। इन्होंने जो मेनली कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि पार्टी बदलने का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सिस्टम बदलना बोलना बहुत ईजी है, ईजी नहीं है। झारखंड में, छत्तीसगढ़ में जो लोग मारे जा रहे हैं CRPF के हाथ में, वो लोग सिस्टम बदलने का बात ही कर रहे हैं। एंड बिकॉज वो लोग वो बात कर रहे हैं इसलिए दे आर डाइंग। तो इजी ऑल्टरनेटिव बिल्कुल भी नहीं है ये बोलना कि वी शुड चेंज द सिस्टम। उनका ये बोलना है। आप लोगों की 2-3 बातें मैं समझता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो लोग मारे जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मैं बता देता हूँ, मैं बस्तर में रहा हूँ, मैं माओवादियों के साथ रहा हूँ, मैंने रिपोर्ट किया है और मैंने दोनों साइड से रिपोर्ट किया है। मैंने आदिवासियों की साइड से रिपोर्ट किया, मैंने तीनों साइड से रिपोर्ट किया है। I guess मैं सही कह रहा हूँ अपने आप को। मैंने आदिवासियों की साइड से भी रिपोर्ट किया है, मैंने माओवादियों की साइड से भी देखी ये चीज़, तस्वीरों की साइड तस्वीरें देखी हैं, और मैंने स्टेट की तरफ से भी तस्वीरें देखी हैं। जो सबसे ख़राब तस्वीरें हैं ना, वो आपको आदिवासियों के साइड से देखने को मिलती हैं। ठीक है, वो आदिवासी है देश के, वो आपके पार्टी का काडर नहीं है। ठीक है, वो आपकी पार्टी से रिलेटेड नहीं है। उसको माओवादी भी मारता है, उसको स्टेट भी मारता है। ठीक है, माओवादी उनसे भी लेवी लेता है, माओवादी कंपनियों से भी लेवी लेता है। ये वहाँ पे बहुत सारा गड़बड़ झाला चल रहा है बस्तर में और छत्तीसगढ़ के जंगलों में। तो छत्तीसगढ़ में माओवादियों से तो युद्ध चल ही रहा है, और माओवादियों से और सेंट्रल इंडिया में देश के एक लंबा युद्ध चला आ रहा है माओवाद के खिलाफ। तो उनको हम वो सिस्टम बदलने चले थे, और वो सिस्टम बदलने के नाम पर अब क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। जैसे ओपन ट्रुथ की देश के माओवादी क्या कर रहे हैं, वो हथियार उठाया था उन्होंने कि सिस्टम बदलेंगे। वो अब क्या कर रहे हैं, वो सिस्टम नहीं बदल रहे हैं, वो लेवी वसूलने में उनका नाम आ रहा है, प्लांट्स को ज़मीन दिलवानी है, ठेकेदार उनका उपयोग करते हैं पैसे खिलाने के लिए। तो सिस्टम बदलने की जो लड़ाई शुरू हुई थी वो वहीं की वहीं रह गई, इसलिए अब माओवादी आके सरेंडर कर देते हैं। देखिए माओवादी तो व्हाट डू यू थिंक? नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। केस दिखा सकता हूँ, देश के पूर्व गृह मंत्री के बयान थे। मैं बता रहा हूँ, ये तो सही बात है कि माओवादी एक दो मतलब बहुत सारे मतलब CRPF जवानों को मारे हैं, बहुत सारे आदिवासियों के ऊपर मतलब अटैक्स हुए हैं माओवादी के। और तब भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आदिवासियों की भी जान गई है। और यही मेरा पॉइंट है, जान जाता है आदिवासियों का, जान जाता है मतलब कॉमन पीपल का। वी कॉमन पीपल, वी आर द पीपल हु सफर, वी आर द पीपल हु वोट। Politics is not so easy. Politics is not just like me going to the ballot booth and voting for someone. That is not politics. जादवपुर यही सिखाता है, politics is not just parliamentary politics. हर वक्त आप अभी देख सकते हैं कि किसान आंदोलन हुआ है, अभी आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आंदोलन हुए, अभी नोएडा के बहुत फैक्ट्री वर्कर्स आंदोलन कर रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है, ये लेफ्ट पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स ये नहीं है हमारे। अगर आप जादवपुर में आकर, हम आपका जो पहला क्वेश्चन था कि हाँ हम जादवपुर कौन सा CM को देखना चाहते हैं, जादवपुर से आपको ये आसान सवाल, आसान आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पॉलिटिक्स ऐसी तरीके से हम पॉलिटिक्स नहीं सीखते हैं। हम पॉलिटिक्स सीखते हैं कि हमको ऑर्गेनाइज होना पड़ता है, हमको ग्रास रूट्स में काम करना होता है। ये लेफ्ट पॉलिटिक्स है। लेफ्ट पॉलिटिक्स सिर्फ CPM को या फिर CPI को या फिर लिबरेशन को वोट देना नहीं होता है। हम जो हर रोज करते हैं, हम जो हमारे जो काम है, हमारे जो ये कम्युनलिज्म को के अगेंस्ट हम काम करते हैं, हम नैरेटिव्स
लोगों तक पहुंचाते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम ये सब विवाद सब झूठा है, हम सब एक साथ हमको काम करना होता है, ये पॉलिटिक्स होता है। हम किसको सीएम चाहते हैं ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेसिस पे डिफर करता है। लेकिन जादवपुर कैंपस से आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। लेफ्ट पॉलिटिक्स यही हमको सिखाता है। आपकी बात समझ गया। आ जाओ आपकी बात समझ गया। लेकिन एक छोटी सी बात करके इनकी तरफ माइक करता हूँ मैं। छोटी सी बात, क्या जादवपुर किसकी सरकार बनाना चाहता है या जादवपुर किसको सरकार में देखना चाहता है, ये सवाल बहुत परेशान कर सकता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के इंडिविजुअल चॉइसेस अलग हो सकते हैं। ये इस सवाल को देखने का एक तरीका हुआ। एक सवाल को देखने का दूसरा तरीका भी हुआ। इस आपके जवाब को देखने का दूसरा तरीका ये भी हुआ कि हो सकता है, एकदम हो सकता है कि आप लोग अपनी पॉलिटिकल चॉइसेस को, अपनी नॉट जस्ट पॉलिटिकल चॉइस, आपका जो मतदान का अधिकार है, वोट का जो अधिकार है, या आप एक मतदाता के तौर पे क्या सोचते हैं, वो आप खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। समझ रहे मेरी बात? आपके आंसर को दो तरीके से देखा जाता है। ठीक है, एक है नहीं मैं वही बता रहा हूँ। आपका एक है जवाब कि आपके निजी चॉइस है सबकी, किसको सरकार बनना चाहते हैं, किसको सरकार में देखना चाहते हैं, सरकार का कामकाज का लेखा जोखा क्या है। नंबर 2, लेकिन आप वो आपके उससे उस पर बात ना करें या उसको जवाब नहीं मिलेगा, वो एक नंबर। दूसरा इसका नजरिया क्या हो गया कि साहब खुल के बोलना मुनासिब नहीं है कि सरकार में कौन आ सकता है, मेजॉरिटी क्या है। आपके स्टेट में बहुत सीधी सी बात है भाई, इस बात में किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपके स्टेट में बस 2 पार्टियों के बीच में चुनाव हो रहा है। कायदे से देखें, टीएमसी और बीजेपी, इन्हीं 2 पार्टियों में से कोई एक सत्ता में पहुंचेगा। स्थितियां और हवा और ग्राउंड की हालत ऐसी है। ठीक है, तो देखने वाले मेरे व्यूअर ये समझेंगे कि यार यहाँ के लोग टीएमसी या बीजेपी का नाम लेने से बचेंगे। हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ, पहचान के लोग सीपीएम से मर्डर हुए हैं, टीएमसी से मर्डर हुए हैं, बीजेपी से मर्डर हुए हैं, तो मतलब किसी का नाम लेने में कोई हेजिटेशन है नहीं यहाँ पे। All 3 existing parties here have murdered people I know. ठीक है, मतलब इसमें there is no hesitation. इनकी बात सुनो बहुत। जी भाई, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो आप पूछ रहे थे कि किसकी सरकार बन सकती है, ये हम चाहते हैं, तो मैं सीधी बात में ही बोलना चाहता हूँ कि एक कैंडिडेट नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि सीपीएम का सरकार बने, क्योंकि मैं रहता हूँ जादवपुर में। विजयगढ़ जो एरिया है वो एकदम रिफ्यूजी एरिया है। तो अगर आप देखोगे कि ज्योति बसु का जो लैंड रिफॉर्म जो हुआ था ना, तो बहुत लैंड मिला था। तो हमारा जो दादाजी था तो वो बांग्लादेश से आए थे, इस लैंड में ही इधर घर बनाया था। तो हम लोग रह पा रहे, इसलिए ज्योति बसु की वजह से ही रह पा रहे। मेरा दादाजी भी सीपीएम करता था और मेरा जो दादी जी है वो हर चुनाव में सीपीएम को वोट देता था। तो हमारे घर में वही हो रहा, हम जो रह रहे इधर उधर से आकर जो मैंने इधर सिचुएटेड है, तो ये सीपीएम की वजह से ही है। अब मेरा अगला सवाल जो है वो महिलाओं से है। यहाँ पे मौजूद लड़के ना ही बोले और पीछे चले जाए, ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे मौजूद लड़कियों से है, और आप लोग भी आगे आ जाइए प्लीज़, सब लोग। देखिए, आपके राज्य में जो सरकार चल रही है लंबे समय से, ममता बनर्जी की सरकार, वो सरकार कई वजहों से, कई गलत वजहों से भी चर्चा में रही है। लेकिन उस सरकार को लेकर, उस पार्टी को लेकर कम से कम एक बात कही जाती है, बड़ी मजबूती के साथ कहा जाता है कि वो ऐसी पार्टी है कि जिसने सबसे अधिक संख्या में रिजर्वेशन न होने के बावजूद सबसे अधिक संख्या में महिलाओं को देश की संसद तक पहुंचाया है। ठीक है, वो एक ऐसी पार्टी है जिससे सबसे अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हैविंग सेड दैट, ये वही पार्टी है जिसके कार्यकाल में महिलाओं के खिलाफ पश्चिम बंगाल में अपराध भी हुए हैं। ये वही पार्टी है जिसके कार्यकाल में आरजी कर जैसी घटनाएं हुई हैं। मैं खुद कवर करने आया था, मैं संदेश खाली भी कवर करने आया था, तमाम चीज़ें कवर करने आया था। ममता बनर्जी के कार्यकाल को, ममता बनर्जी के पूरे काम को आप लोग कैसे देखते हैं? पहले कुछ पीछे वालों को मैं मौका दूंगा जो बहुत देर से नहीं बोल सके। आप लोग आइए, आपने नहीं बोला है, आपने भी नहीं बोला है, आपने भी नहीं बोला है, और इनके पीछे कौन है? हाँ, आपने भी नहीं बोला है और आपने भी नहीं बोला है। या तो स्टार्टिंग विद यू, चलिए। यस, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? ममता बनर्जी को कैसे देखती हैं एक मुख्यमंत्री के तौर पर? पिछले 15 साल के कार्यकाल को कैसे देखती हैं? ओके, सो मैं वेस्ट बंगाल से नहीं हूँ, मैं बाहर से हूँ, तो मेघालय से हूँ। हाँ,
तो आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 2 years नाउ. तो मैं ये 2 साल के पर्सपेक्टिव से ही बोलूँगी कि एज अ वुमन वॉट एवर शी हैज़ डन इज़ जस्ट, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, आई फील दैट बहुत इंटरनलाइज मिसोजिनी है. इंटरनलाइज मिसोजिनी, हाँ. मतलब समझाइए थोड़ा. इंटरनलाइज मिसोजिनी एज इन लाइक मिसोजिनी, तो आपको पता है मिसोजिनी क्या होता है. तो मतलब उनके अंदर वो है एज अ वुमन. उदाहरण से समझा सकें थोड़ा सा आप मुझे, तो मैं समझ पाऊंगा आपकी बात को. उदाहरण से जैसे एक रेप केस में उन्होंने, मतलब उनके पार्टी ने कहा था कि मतलब लड़के हैं तो गलती तो करेंगे, तो मतलब ये तो मतलब that is misogyny. एज अ वुमेन चीफ मिनिस्टर शी सेड दैट कि रात के 8 बजे लड़कियों का क्या काम है बाहर. मैं आज एक 18 साल की लड़की जो कॉलेज आती है बहुत दूर से, मैं यहाँ रेंटेड अपार्टमेंट में रहती हूँ, मैं रात के 8 बजे बाहर डिनर करने जाती हूँ. अगर 8 बजे के बाद अगर लड़कियाँ बाहर नहीं निकलेंगी घर से, क्या 8 बजे के बाद उनके पास ये क्वेश्चन का आंसर है कि 8 बजे के बाद क्या स्टेट काम करना बंद कर देता है? जब आरजी कर का रेप केस हुआ था तब उन्होंने ही कहा था कि लड़की जो डॉक्टर है वो 8 बजे हॉस्पिटल में क्या कर रही थी. एक डॉक्टर को उन्होंने ये पूछा था वो 8 बजे हॉस्पिटल में क्या कर रही थी. एज अ वुमन इफ शी सेज दिस कि लड़कियां 8 बजे के बाहर नहीं निकल सकती है, तो उन्हें ये भी आंसर करना है 8 बजे के बाद क्या स्टेट काम करना बंद कर देता है, दुकान बंद हो जाते हैं, लड़के बाहर निकलना बंद हो जाता है. सो आई थिंक दिस आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. बाद लड़कियां क्यों, लड़के बाहर ना निकले, लड़के, मतलब ऑब्वियस सी बात है. I mean, the problem would have been solved अगर लड़कियां बाहर निकले बट लड़के ना निकले, है ना, सारी दिक्कत खत्म. अब एक औरत जो एक डॉक्टर है वो अपनी ड्यूटी करने के लिए सारी रात बाहर थी, एंड इफ यू कैन नॉट इंश्योर हर सिक्योरिटी देन उसको, मतलब किसी, नॉट जस्ट औरत, लड़कों को भी वो ड्यूटी मत असाइन करो, राइट. लाइक अगर आप ही इंश्योर नहीं कर पा रही हो उनकी सेफ्टी, तो वो बोलना तो बहुत गलत बात है. एंड इफ यू फील दैट समवन्स डेथ, a brutal rape case like Arjikar can be sorted out with just paying certain amount of money, then उससे ज़्यादा misogyny तो लड़कों में भी आजकल ज़्यादा दिखने को नहीं मिलती. या नहीं, इनके पास आप क्या, आई विल कम टू यू. সো বেসিক্যালি মানে টিএমসি সরকার আসার পর থেকে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ওনার মানে অনেক ধরনের বক্তব্য যেগুলোতে খুবই মানে যেটাও বললো যে খুবই মিসোজিনি প্রকাশ পায়, কারণ ওনার দলের অনেক সাংসদই বলেছে যে মানে কোনো হ্যারাসমেন্ট হলে যে মেয়েটা কি পোশাক পরেছিল, অত ছোট ছোট জামা পরে গেলে তো এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকবে. এবং এখনও তারা টিএমসির লিডার এবং তার একজন যে মারা গেছে একজন সংসদ ছিল, সে বলেছিল ঘরে ছেলে ঢুকিয়ে দেব, তারপরেও সে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাকে সাসপেন্ড না করে তার দলে রেখে দিয়েছিল. এবং এরকম বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে রেখেছিলেন যে জ্বর, শরীর থাকলে যেমন জ্বর হয়, রেপটেপও মাঝে মাঝে হবে. সো এরপর একজন মহিলা চিফ মিনিস্টারের থেকে আর কি এক্সপেক্ট করার থাকে? क्या बोला इन्होंने, कोई बता दे मुझे बस. हाँ, इनका जो मेन पॉइंट था वो था विक्टिम ब्लेमिंग. टीएमसी सरकार ने हमेशा यही विक्टिम ब्लेम करती है कि लड़कियों ने क्या पहना था. लड़के का इवन उनका एक पार्टी मेंबर जो अभी जिंदा नहीं है, उन्होंने ये भी एक थ्रेट दिया था कि घर में लड़के घुसा देंगे. एक महिला चीफ मिनिस्टर, उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है जो विक्टिम ब्लेम करे. उन्होंने ये कहा था कि जैसे अगर शरीर है तो बुखार होगा ही, वैसे रेप भी होते रहते हैं. तो एक चीफ मिनिस्टर जो औरत है उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है. यही है हमारे. As a woman, I think everyone will agree here that our first thought is कि if the leader of our state or of our nation is a woman, she'll be empathetic towards women. Women will be in a safer space. But अगर एक औरत के चीफ मिनिस्टर होने के बाद भी women are like they are being more harmed than helped, then तो कोई मतलब नहीं होता है. So लास्ट पॉइंट, इन्होंने जो पॉइंट्स उठाए बहुत सही पॉइंट्स है इनफैक्ट, और इसीलिए मेरा मानना है कि मतलब उनको एक अलग से एज अ वुमन चीफ मिनिस्टर दिखने का कोई मतलब ही नहीं है. मतलब एक बहुत ही फेमस कोट है, जस्ट बिकॉज द वार्डन ऑफ योर जेल इज अ वुमन डजंट मीन योर शैकल्स आर लूज. तो मतलब उनका महिला होना कोई फैक्टर ही नहीं है. शी इज स्टिल कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन करप्शन, शी इज स्टिल कॉजिंग मर्डर्स ऑफ ऑपोजिशन, शी इज नॉट लेटिंग जॉब एग्जाम्स हैपन. तो उनका महिला होना मेरे हिसाब से तो मतलब फैक्ट्री नहीं है. मतलब उनका जो उनका जितना भी उससे कोई अथॉरिटी नहीं मिलती उनको, यू मीन टू से. हाँ, मुझे जो लगता है ये वुमन चीफ मिनिस्टर कह के उनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, पर वो क्या करती है, वो महिलाओं की जो शरीर है
उनको पैसों से बेचती है। मतलब समझा नहीं। मैं समझ आता है वो, क्योंकि रेप का मतलब सोल्यूशन कंपेंसेशन नहीं हो सकता है। मुझे नहीं लगता है कि किसी के साथ रेप हो रहा है, आप उनके फैमिली को कुछ पैसे दे रहे हो और कह रहे हो ठीक है पैसे ले लो, कंपेंसेशन दे रहे हो, आप जस्टिस नहीं दे रहे हो। जस्टिस, हमको जस्टिस चाहिए, कंपेंसेशन नहीं। ये एक बात। और दूसरा बात, जो ममता बनर्जी है बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उनको, क्योंकि वो भाता देती है, जो कि बहुत भाता मतलब हाँ, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कह रहा कि भाता इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं उनको भाता देना इज़ नेसेसरी, पर भाता देना इज़ नॉट वीमेन एम्पावरमेंट। दैट्स माई पॉइंट। या कि आप जॉब दीजिए ना, आप काम दीजिए उनको करने को। दैट्स आप उनको पैसा दे रही है जो कि ठीक है, आप दीजिए, बहुत ज़रूरी है देना, पर वो एम्पावरमेंट तो नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण तो आप नहीं कर रहे हैं। सिर्फ उन लोगों को पैसा दे के आपको जॉब देना चाहिए, आपको काम देना चाहिए, आपको जो हाउस होल्ड सेक्टर्स भी है वहाँ पे भी अगर आप चाहे तो वहाँ पे भी इंडस्ट्री बना सकते हैं। হ্যাঁ, আমি যেটা বলছিলাম ওর পয়েন্টটার সাথে, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন সময় আমরা মমতা ব্যানার্জিকে বলতে শুনেছি যে কোনো ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলবার, এবং রাষ্ট্রের মদতে যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক খুন ঘটে চলেছে সেগুলোকে যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলি, তাহলে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে উনি হেরে যাচ্ছেন, একজন মহিলা হিসেবে হেরে যাচ্ছেন, একজন শাসক দলের প্রধান হয়েও হেরে যাচ্ছেন। তো এই সমস্ত ঘটনাটাকে যদি আমরা এইবারের বিধানসভার নিরিখে দেখি, অ্যাসেম্বলি ইলেকশনের নিরিখে দেখি, তাহলে আমাদের যেই বিকল্পের কথা আমি আগেও বলছিলাম, সেই বিকল্পের কথা যদি দেখি, আমরা বিজেপিকেও এক্ষেত্রে আলাদা করতে পারি না। বিজেপি আর টিএমসি দুটো সরকারই যেটা করছে, মানুষকে তৃণমূল ভাতার লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে এবং বিজেপি এসআইআর এর লাইনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে বিকল্প শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন একমাত্র বামপন্থীরাই ঘটাতে পারে এবং এর মাধ্যমেই ঘটানো সম্ভব। কারণ নোটায় ভোট দিয়ে আমার মনে হয় না তেমন কোনো লাভ আছে। তার কারণ মানে ইফ উই স্টাডি পলিটিক্যাল ইকোনমি, তাহলে আমরা দেখব যে বিভিন্ন খাতে ভোটের আগে খরচ হয়, বিভিন্ন জায়গায় খরচ হয়, সেটা অফিসিয়াল খরচ হোক বা আনঅফিসিয়াল খরচ হোক, বিভিন্ন খাতে সরকার টাকা লেনদেন চলে। এবারে যদি আরেকটা ভোট চালাতে হয়, মানে নোটাতে যদি মেজরিটি ভোট পড়ে এবং যদি আবার আরেকটা ভোট অনুষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সেটা আরও বেশি ক্ষতিকর হবে। তাই জন্য আমার মনে হয় যে আমাদের সকলের এখন উচিত ভাবা যে বিকল্প শাসন ব্যবস্থাটা কী এবং এই দুটো সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান আমাদের অল্টারনেটিভ কী, সেইটা যদি আমরা ভাবি, তাহলে মনে হয় একটা ভালো ভাবনা চিন্তা করা সম্ভব হবে। उन्होंने ये कहा है कि जो ममता बनर्जी बोलती है जब भी रेप की जो घटनाएं घटती है तो कहती है कि ये आइसोलेटेड कुछ इंसिडेंट्स है, जो कि उनको लगता है कि नहीं है, ये सभी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर्स है। और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मर्डर को आप कभी भी आइसोलेटेड इंसिडेंट्स कह के डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं। और उनको लगता है कि बीजेपी भी जो है वो भी सेम ही कर रही है। उनका जो महिलाओं को लेकर उनका जो नज़रिया है वो भी ऐसा ही या पेट्रियार्कल है, और तृणमूल लोगों को भाता के लाइन में मतलब लगा रही है, और बीजेपी एसआईआर के। तो उन्होंने जो कहा कि नोटा के बाद उन्होंने कहा कि उनको लगता है कि नोटा में वोट देना इज़ नॉट द ऑल्टरनेटिव, क्योंकि उनको लगता है कि इसकी अगेंस्ट में, तृणमूल और बीजेपी के अगेंस्ट में कोई एक ऑल्टरनेटिव फोर्स की ज़रूरत है, और उनको लगता है कि इसका ऑल्टरनेटिव लेफ्ट हो सकता है। लेफ्ट की पे तुम लोग काफ़ी बात कर भी चुके हैं ऑलरेडी। हाँ प्लीज। मैं थोड़ा समाप्त करना चाहूँगी कुछ पॉइंट्स। बहुत बचा है, मेरा एक पॉइंट बचा हुआ है, उस पे हम बातचीत कर लेंगे। अच्छा, तो बेसिकली जो सभी लोगों ने कहा, मैं एक पॉइंट जस्ट ऐड करूँगी कि ममता बनर्जी, ये सही है कि वो एक महिला चीफ मिनिस्टर है, पर एक महिला होने के बावजूद वो पेट्रियार्की में विश्वास रखती हुई और पेट्रियार्की को फंक्शनलाइज करती हुई एक चीफ मिनिस्टर है। और जब ये पॉइंट इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है तो ये मैटर नहीं करता कि कौन सर्व कर रहा है, वो चाहे महिला हो या बी इट एनी पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम द मार्जिनलाइज जेंडर आइडेंटिटी, बी इट एनीथिंग, बिकॉज वो तब वो सेगमेंट का जो महिलाओं को रिप्रेजेंट करता हो, जो मार्जिनलाइज आइडेंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते। वो तब पितृसत्ता के ही रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जस्ट वो बाहरी उनका चेहरा ऐसा होता है, बाहरी उनका मतलब रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि हम लोग वेलफेयर कर रहे हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है भाता, लेकिन मतलब जो अंदर ही अंदर काम हो रहा है वो उनके वेलफेयर के कारण नहीं होता। যেটা আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে পুরুষরাই কেবলমাত্র পেট্রিয়ার্কির চালক বা মেল পার্সন যারা, তারাই পেট্রিয়ার্কির
চালিয়ে নিয়ে যায়, এটা খুব ভুল ধারণা। এটা যদি হতো তাহলে পৃথিবীতে পেট্রিয়ার্কি এক্সিস্ট করতো না। পেট্রিয়ার্কি এক্সিস্ট করে তার কারণ প্রত্যেকটা জেন্ডারই সামহাও পেট্রিয়ার্কিকে নর্মালাইজ করেছে। মমতা ব্যানার্জি একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তিনিও পুরুষতন্ত্রের ধারক বাহক, তাই জন্য তার এই যে মানে চিফ মিনিস্টার তিনি, এই যে তার এই সত্তাটার সাথে এটা জুড়ে দিলে চলবে না যে তিনি তো মহিলা মুখ্যমন্ত্রী, তার কারণ উনিও পেট্রিয়ার্কি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলে আমি মনে করি। उन्होंने कहा elaborated on the point that I had added that हाँ अरे हम बोल रहे हैं हाँ she elaborated what that means Mamata Banerjee being the chief minister, that is not the only identity of her as the female chief minister. She is the flag bearer of patriarchy, and whenever patriarchy is an institution which is not just carried on by men, इट इज़ कैरिड ऑन, मतलब ये कोई भी इसका वाहक हो सकता है, और इसी वजह से पेट्रियार्की इतने दिन सर्वाइव कर सका है वो लार्जेस्ट स्पेक्ट्रम में। ओके, आखिरी बातचीत का हिस्सा है और बातचीत में जा रहे हो तुम लोग, आ जाओ तुम लोग, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही खुला स्टेज है, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। ये लोग मुझसे मिले थे लाइब्रेरी के पास, मेरा एक सवाल आ जाए इसी पॉइंट पे एक्चुअली जल्दी से। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे यहाँ के बहुत सारे दोस्तों ने बताया कि ये रेप इंसिडेंट्स मतलब एक्सक्लूसिव इंसिडेंट्स नहीं है। जैसे आरजी कॉल एक्सक्लूसिव इंसिडेंट नहीं है, हाथरस भी एक एक्सक्लूसिव इंसिडेंट नहीं था, बामतला भी एक एक्सक्लूसिव इंसिडेंट नहीं था। तो डेफिनेटली मतलब ऑल्टरनेटिव की ज़रूरत तो है, बट जो एग्जिस्टिंग हमारे यहाँ है वो सब तो ऑल्टरनेटिव नहीं है। सारे पार्टियों ने मतलब रेप करवाया है, तो मतलब ये तो फैक्ट है। लेकिन ये बताइए, जैसे आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को आप लोग कैसे देखते हैं, बीजेपी के कार्यकाल को? सेंटर में इतने समय से हैं, कई राज्यों में वो लंबे समय तक रहे हैं सत्ता में। हाउ डू यू सी बीजेपी का कार्यकाल, बीजेपी का काम धाम आप लोग कैसे देखते हैं? हाउ डू यू सी, जिस भी पर्सपेक्टिव से आप इसको देखना चाहें। आ जाओ, अरे कोई दिक्कत नहीं, आप भी आ जाओ। सो अरे तुम आओ भाई, शर्माओ नहीं, आ जाओ, तुम भी आ जाओ भाई। सवाल यह है कि अभी बात हो चुकी है लेफ्ट की पॉलिटिक्स पे, अभी बातचीत हो चुकी है ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स पे, अभी बातचीत हो चुकी है जादवपुर यूनिवर्सिटी में क्या होता है। अब बात हो रही है कि सेंटर की पॉलिटिक्स जो है, ठीक है, केंद्र सरकार की पॉलिटिक्स जो है वो कैसी है, क्योंकि उनका और स्टेट के बीच में लगातार लड़ाई चल रहा है। आधे लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दो, आधे लोग बोलते हैं मत लगाओ, ये है वो है, दुनिया भर की बहसें आप लोग समझते होंगे। सेंटर के काम धाम को बंगाल के स्टूडेंट्स, যাদবপুর यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स कैसे रेट करते हैं? আমার এখানে একটা ইনসিডেন্ট বলার আছে, সেটা হচ্ছে যখন नहीं मैंने ना नहीं बोल के ना बोला है। 2024 যদি আমরা মনে করি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের স্টেটে যে নারকীয় হত্যা হয়েছিল আরজি করে, সেই সময় বিজেপি একটি মিছিল বের করেছিল। বিজেপি ওই মিছিলটি বের করার পরে তাদের সমর্থকেরা বলেছিল চুরি পরে বসে থাকো, ঘরে চুরি পরে বসে থাকো, যেটা ওয়াজ ভেরি ডেরোগেটরি। এটা একটা বাংলা প্রভার্ব, যেটা খুব মিসোজিনিস্টিক একটা प्रोवर्ब। तो समझा दूं लोगों को, अगर मैं जितनी अपने सीमित बांग्ला ज्ञान के साथ समझ पा रहा हूँ, आरजी कर के केस के समय भाजपा ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक मार्च निकाला था और जिसमें उन्होंने ये नारा दिया था कि चूड़ी पहन के घर पे बैठो, और ये काफ़ी डेरोगेटरी था और काफ़ी अपमानजनक था। आप ये कह रही हैं ना? ओके, मिसोजिनिस्टिक था, इतना बांग्ला आता है। হ্যাঁ, তো আমার কখনোই মনে হয় না, মানে আমার এটাই বলবার যে স্টেটে যেটা টিএমসি করছে, বিজেপি তার সাথে খুব একটা বেশি পার্থক্য নেই। এবার আমরা এই জন্য আমাদের ইউনিভার্সিটির ওয়ালে লিখেছিলাম যে চুরি পহনকে হাল্লা বল। সো দিস ইজ আওয়ার সে, যে এই মিসোজিনি চুরি পহনকে भी हल्ला बोल। ये कौन देता है नारा? सब लोग, हम सब देते हैं। अच्छा, कि चूड़ी पहन के भी हल्ला बोल। যখন ওই কথাটা আর কি বলা হয়েছিল বিজেপির সমর্থকদের দ্বারা, वो भी हल्ला बोल सकती है। अच्छा, ये आप लोग का नारा है। अच्छा, यूनिवर्सिटी हमारे गेट बंद नहीं होते हैं। मैं यहाँ पे यूजी नहीं, मेरा यूजी कैलकाटा यूनिवर्सिटी में था, तभी से मैं यहाँ पे आता हूँ। यही ओपन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे जब कोई भी लोग आ सकता है। ये एक शिक्षा का मतलब प्रतिष्ठान है, मतलब शिक्षा का प्रतिष्ठान ऐसा कैसा मतलब जगह है जहाँ पे कोई नहीं आ सकता। मतलब यहाँ पे तो कोई मतलब मिलिट्री को ग्रेट सिक्योरिटी क्यों लगेगा हम लोगों को? यहाँ पे तो हम पढ़ने आते हैं, स्टूडेंट है। हाँ, टेररिस्ट तो नहीं है ना हम लोग।
वो सवाल आप थोड़ा रिपीट कर सकते हैं? कौन सा वाला? वो कि आने जाने के बाद में जो आपने किया। कुछ नहीं, मैं तो भाई से पूछा, भाई खड़ा था, मुझे पूछ लिया कौन हो तुम। देखिए हमारा मुझे ऐसे सोचा कैंपस, भी नहीं आपने मैंने। कहा ना जादवपुर को लेके बहुत सारे बातें होती है। जादवपुर का कैंपस एक रेसिडेंशियल कैंपस है, मतलब यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं रहते हैं, यहाँ पर जो काम करते हैं स्टाफ है वो भी यहाँ पे रहते हैं। मतलब अगर आप जादवपुर के अंदर कभी वैसे घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे जो पाड़ा समझ में आता है ना आपको, वो पाड़ा है बहुत सारा। हाँ, कॉलोनी अंदर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्ट करने का कोई मतलब सवाल ही नहीं आता है। यूनिवर्सिटी के अंदर भी मतलब अलग अलग कॉलोनीज बनी हुई है ना। ही इज फ्रॉम APC, सो बगल का ही है भाई अपना। आ सकता है यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। बांग्ला में एक बहुत ही बड़ा वर्ड है कॉल अड्डा, मतलब अड्डा। इट्स लाइक अड्डा बांग्ला। हाँ राइट। अरे बांग्ला का वर्ड नहीं है, हिंदी में अड्डा बोलते हैं, मुझे मतलब मालूम नहीं था। हमारे यहाँ भी अड्डा अच्छा ठीक है, मेरे को मालूम नहीं था। खैर मेरे को मालूम नहीं था। एनीवे एक तो मुझे ना एक सुन लीजिए, मुझे ना एक चीज से बड़ी समस्या है कि मतलब मेरे मैटरनल अंकल्स के मेरी मैटरनल रूट्स बंगाल से जुड़ी हुई हैं, और मेरी अपने जो मैटरनल भाई बहन है मेरी उनसे बहुत बहस होती है। मैंने बोला कि तुम लोग क्या हर चीज ऑन करने पे तुले हुए हो। मैं उनसे बोलते हाँ क्या अड्डा नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मतलब तो पूरे सोशल मीडिया में मतलब जो आई एम सो सॉरी टू से दिस, पूरे सोशल मीडिया में मतलब लैंग्वेज को पूरा ओन कर लिया बाय हिंदी स्पीकर्स, मतलब बांग्ला स्पीकर्स इसमें आगे इम्प्रोवाइजेशन। ऑब्वियसली कम ऑन लग रहा है, मतलब वो कैसे हो रहा है ये बताइए, समझाइए थोड़ा प्लीज मुझे। हिंदी इम्प्रोवाइजेशन कैसे हो रहा है ये पूछ रहे हैं। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हर स्टेट में बीजेपी जो अभी केंद्र में है, हिंदी इम्पोजिशन की बात दूसरी है। मैं वो मानता हूँ कि उस पर लड़ाई चल रही है। इन्होंने कहा सोशल मीडिया को हिंदी नहीं करना है, सोशल मीडिया लफड़ा समझना है। यहाँ पर बात समझना पड़ेगा, सोशल मीडिया किसके कंट्रोल में है? एग्जैक्टली सोशल मीडिया कौन चला रहा है, किसके कंट्रोल में है वो, किसके मस्क चला रहा है, जुकरबर्ग चला रहा है, और कौन चला रहा है? जुकरबर्ग चला रहा है, मास नहीं चला रहा है। क्योंकि आप मास होकर अगर पहले फिलिस्तीन को लेकर कुछ लिख देते थे, द वायर का एक रिपोर्ट था, मैंने सोचा था कि मैं फिलिस्तीन को लेकर लिख रहा हूँ, इसलिए शायद मेरा ख्याल था वो, पर मैंने वायर में पढ़ा सच में किया जा रहा है। तो जैसे अगर कोई इस इम्पीरियलिज्म को अगर कोई हटाना चाहेगा, कोई अगर उस तरह का कंटेंट बनाएगा, उसको रीच घटा दिया जाता है। तो मतलब वो तो चलो मैं 2 मिनट उस पर ही बात कर लूंगा। ठीक है, आप हिंदी पोजीशन बताओ पहले। सोशल मीडिया पे हिंदी वालों ने कब्जा कर लिया, मैं समझना चाह रहा हूँ उसको ब्रो। मुझे ये पॉइंट आप भी बताएंगे। मैं जरा ये पॉइंट थोड़ा सा क्लियर कर लूं। मतलब हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल जो ट्रेंड है कि ओनली मतलब हिंदी स्पीकर्स विल नो दिस, मतलब ये कहना कि फॉर एग्जांपल जल एक हिंदी वर्ड है या फिर घर एक हिंदी वर्ड है, नहीं, संस्कृत बेस्ड वर्ड्स विद विच अदर नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज आल्सो यूज। मतलब ये जो तत्सम तद्भव वर्ड्स है ये हिंदी ओन नहीं करता है। नॉर्थ इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेज इसे ओन करती हैं, पर वो एज हिंदी वर्ड्स ही पॉपुलर है। सोशल मीडिया से भी ज़्यादा जिसमें हो रहा है वो है, आप अगर कोई प्लेटफॉर्म में चले जाइए, स्टेशन में चले जाइए, अगर हम यहाँ पर बंगाली स्पीकिंग आदमी है, हम यहाँ पर बंगाली जानते हैं और इंग्लिश जानते हैं, हम वहाँ पर जाके देख रहे हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक हिंदी में लिखा हुआ है। अरे ये अगर रेलवे का कोई भी कुछ अगर कोई पोस्टर वगैरह कुछ होता है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करता, वो तो रेलवे का सेंट्रल अथॉरिटी है। रेलवे का सेंट्रल अथॉरिटी, आप वहाँ पर अगर जाके कोई स्टेशन में जाके अगर हिंदी लिखेगा, आप कोई भी स्टेशन में चले जाइए, वहाँ पर आप बंगाली के तो ज़्यादा आप हिंदी आपको ज़्यादा दिखेगा। और उससे सोशल मीडिया का जो बात बोल रहे थे आप, इनकी बात सुन लो, इन्होंने हाथ उठाया। हाँ, এখানে আমার যেটা বলার সেটা হচ্ছে বাংলায় একটা ওয়ার্ড আছে মাৎস্যন্যায়, সব মাৎস্যন্যায়, হ্যাঁ মাৎস্যন্যায়, मत्स्य अन्याय। अच्छा, मत्स्य अन्याय। अच्छा, এটার মিনিংটা আমি এক্সপ্লেইন করছি। এটার লিটারাল মিনিং হচ্ছে বড় মাছ একটা পুকুরে থাকলে এবং সেই পুকুরটাতে যদি ছোট মাছও থাকে, বড় মাছটা যদি ছোট মাছগুলোকে খেয়ে নেয়, দ্যাট ইজ কল্ড মাৎস্যন্যায়। অরাজকতা। হ্যাঁ, তো আমাদের দেশে বা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বা পুরো পৃথিবী জুড়েই একটা মাৎস্যন্যায় চলেছে এবং সেটা এখনো অনগোয়িং। কি করে অনগোয়িং সেটা? এই যে লিঙ্গুইস্টিক ইম্পেরিয়ালিজমের কথা এতক্ষণ হচ্ছিল, লিঙ্গুইস্টিক ইম্পেরিয়ালিজম, এটাকে শুধুমাত্র হিন্দির দোষও দেওয়া যায় না। হিন্দি অবশ্যই আমাদের উপরে বিভিন্ন উপায়ে ইম্পোজ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিজেপি যখন এখানে এসে প্রচার করছে তখন তারা ম্যাক্সিমামটাই হিন্দিতে বলছে, যদিও আমাদের রাজ্যে এসে হিন্দিতে বলাটা কতটা প্রাসঙ্গিক দ্যাট আই ডোন্ট নো। কিন্তু বাংলাও কিন্তু
মানে কোনো না কোনোভাবে মাৎসন্যায় চালিয়েছে, কারণ পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ছাড়াও আরও অনেক মাতৃভাষা রয়েছে। আমাদের রাজ্যের নাম পশ্চিমবঙ্গ, বঙ্গ রয়েছে, কিন্তু এমন অনেক ভাষা, এমন অনেক মানুষ আছে, এমন অনেক গোষ্ঠী আছে যাদের মাতৃভাষা হয়তো বাংলা নয়। আমরা যদি সাঁওতালদের দেখি, অলচিকি ভাষা, राइट। मेरा बहुत सीमित है नॉलेज। मैं मछली वाले के बाद यू लॉस्ट मी। हाँ यू लॉस्ट मी। हाँ मछली वाला पॉइंट वो यही बोल रही थी कि एक बड़ा हाँ कि मतलब वेस्ट बंगाल में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी का ये दोष है कि वो लोग मच्छर में कर रहे हैं। बांग्ला भी एक तरह से इम्पोज हुआ है। इन्होंने साँवताल भाषा का एग्जाम्पल दिया है, जो संथाली लोग हैं यहाँ के, उनके ऊपर बांग्ला इम्पोज है। मैं आधी नेपाली हूँ। गोरखाना मतलब 2017 का गोरखाना आंदोलन का बेसिक ये था कि ममता बनर्जी ने सेकेंड लैंग्वेज बंगाली मैंडेटरी करने की बात की थी। तो मतलब लैंग्वेज इम्पीरियलिज्म हर फॉर्म में होता है। हिंदी सेंट्रली कर रहा है, बंगाल स्टेट से कर रहा है, ये होता जा रहा है। आपको एक और बात बता दूं, आपने मत मानना, मुझे पता नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, इसी तो हम हैं। हाँ देखिए, आपने जो बोला था कि जो मेरे क्लासमेट ने बोला कि अड्डा को मतलब हाँ मतलब हिंदी में भी अड्डा है। हाँ देखिए, उर्दू में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिसको आज हिंदी ने ऐसे अक्वायर नहीं किया है। उन लोगों ने एक्चुअली इम्पीरियलिस्टिकली उनको मतलब काइंड ऑफ डिफीटेड है। मतलब हाँ मतलब उनको जाए बहुत सारे, मतलब मैं उतना हिंदी में मतलब मुझे उतना हिंदी बोला तो एग्जांपल देना पड़ेगा ना ब्रो। হিন্দি উর্দু ওয়ার্ড যেগুলো হিন্দিতে এমন করে হচ্ছে যেগুলো মানে আজকাল উর্দু ওয়ার্ডস ওগুলোকে মানাই হয় না। हाँ मतलब पहचान फॉर एग्जाम्पल हिंदी वर्ड नहीं उर्दू वर्ड है, पर हिंदी उसको अपना बोल लिया है। हाँ ये लेकिन एक बात बताइए, आप लोग बोल रहे हैं कि हिंदी ने अपना बोल लिया, चलिए आपकी बात समझ भी लेते हैं। यहाँ पे प्लीज 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 बात बतानी है। जो हमारे यहाँ पे साइंस ने ऑर्गेनाइज किया था, साइंस ही तो साइंस ने संस्कृति फेस्ट हो रहा था ओएटी में, तो तब कुछ लोग ने वो गाना गा रहे थे एंड दे वर नेपाली स्पीकिंग। Then they were singing song or doing something. They were singing basically Tagore's Ekla Chalo Re. अच्छा, in Nepali? No, in Bengali. In Bangla. In Bengali. But they were then beaten up. They were then told a lot of. They were bullied. So and then. I can say it. They were called chinky. They were called. Yeah, yes, exactly. they were called chinky. They were called chinky. Yes. अच्छा। एंड देन वहाँ से ये जो रिसेंटली केस हुआ था ना, जो एक नेपाली स्पीकिंग स्टूडेंट थे बाहर के राज्य में, बीजेपी की स्टेट में, वहाँ पे एक आदमी था, उसका नाम मुझे याद नहीं था। वो एक स्टूडेंट थे और उसको वो चिंकी बोलकर उसको मार दिया गया था। उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट हुआ था, बट उसके बाद कुछ हुआ नहीं था। He's from Tripura, I guess, ना? Exactly. उत्तराखंड में हुआ था, बट और the guy was from Tripura, है ना? And he was a son of some paramilitary force personnel, I guess। ऐसा केस था। त्रिपुरा लोग का नेपाली नाम नहीं है। ये मतलब हाँ वो उस पहचान को टारगेटिंग किया गया, ये उस पे बता रही हैं। ये हमारे मतलब रिगार्डलेस ऑफ एनी स्टेट, ये जो एक आइडिया है कि नॉर्थ ईस्ट से हो रहा है तो उसको चिंकी बोल सकते हैं, उसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये तो क्राइम है, मतलब एक्चुअली ये मतलब मैं मूर्खता भी नहीं कहता हूँ, मैं तो सीधे कहता हूँ कि ये एक्चुअली में क्राइम है। कहीं भी अगर इस तरह की दिक्कतें होती हैं, मैंने उन स्टेट्स में देखा है जहाँ पे हिंदी भाषियों के साथ भी भेदभाव होता है। आप असम ले लीजिए, ठीक है, असम के उन इलाकों में जो मार के भगाया जा रहा है। जी डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया वाले इलाके ले लीजिए, कार्बी आंगलोंग वाले इलाके दे लीजिए, वहाँ पर कई सारे पूर्विया लोग कहते हैं वहाँ पे रहने वाले कि सर हमारे साथ अन्याय हुआ है। यहाँ पे उल्फा ने तो लाश गिरा दी लोगों की, ठीक है। मणिपुर में आप एथनिक कॉन्फ्लिक्ट मणिपुर में चल ही रहा है, आप देख रहे हैं, ठीक है। और नागालैंड रहा ही यहाँ पे। बंगाल में कई इलाकों में, जैसे मैं कल उससे मिला झारग्राम में जिसने पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाई थी, ठीक है, मैंने कल उससे मिला और उसका मैंने इंटरव्यू लिया एंड यू कैन सी दिस ऑन माय चैनल। उसने मेरे इंटरव्यू में आके बोला है कि सर यहाँ पर
अब हो सकता है यहाँ पर ना हो, लेकिन झारग्राम यहाँ से दूर है, ठीक है। उसने बोला कि सर यहाँ पर मुझे बोला जाता है, हम लोगों को बोला जाता है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम लोग यहाँ पर क्यों ना काम कर रहे हो, अपने बिहार क्यों नहीं चले जाते हो। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो एक तो सच उसका भी तो है ना कि अगर वो बोला नहीं मैं ये बोल रहा আইডেন্টিটি পলিটিক্স আর লিঙ্গুইস্টিক ইম্পেরিয়ালিজম এই দুটোকে আলাদা করা যায় না, এবং সরকার শাসক দলের লোকেরা এই দুটোকে একসাথেই এই দুটো চালিয়ে যাচ্ছে, এবং দুটোর সাথে খুব রিলেটেড, দুটোকে আলাদা করা যায় না, আইডেন্টিটি পলিটিক্স আর লিঙ্গুইস্টিক। लैंग्वेज को मतलब सिर्फ सरकार नहीं, आदमी भी या कोई भी आदमी ले लीजिए, वो एक बहुत मोनोलिथिक तरीके से देखता है। एक लैंग्वेज मैं अगर बांग्ला बोलता हूँ, मेरा जो हुगली डिस्ट्रिक्ट का जो एक्सेंट है, मुझे लगता है कि यही बांग्ला है ऑब्वियसली, और आपके 10 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे एक्सेंट चेंज हो जाएगा। हजारों एक्सेंट है पूरा बंगाल को जोड़ के, वो बहुत एक से मतलब एक श्योर कि आप लोग अगर मालदा मुर्शिदाबाद के गांव में जाएंगे तो आप लोग को वहाँ के बांग्ला समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दे स्पीक सो टफ बांग्ला। तो मेरे लिए बाहर निकलेंगे मेदिनीपुर की तरफ जाएंगे, वहाँ का अलग बंगाली है, बाकी मुझे बंगाली है। जैसे मुझे कलकत्ता की बांग्ला समझ में आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग थोड़ा साफ बोलते हैं, और साफ इन द सेंस कि वो साफ मतलब स्वच्छ से नहीं है मेरा मतलब, साफ इन द सेंस कि वो इजी मेरे कान पर साफ पड़ता है। लेकिन हाँ, लेकिन जब आप गाँव में जाते हैं तो वहाँ का जो देशजपन होता है ना, वहाँ का जो अपना रूट होता है, वहाँ की जो अपनी सॉइल होती है, वो मिक्स होती है उनकी भाषा में, तो एक अपना अलग एक्सेंट पकड़ती है, भाषा का अपना एक अलग एक्सेंट डेवलप होता है ना। मैं जहाँ से आता हूँ, मैं बनारस से आता हूँ, मेरे यहाँ हिंदी बहुत कम लोग बोलते हैं, वो खड़ी बोली बोलते हैं, अईबा जईबा टाइप की चीज़ें बोलते हैं। आप मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाइए, भदोही लगता है, मिर्ज़ापुर लगता है, ये ज़िले लगते हैं, आप वहाँ पर जाएंगे एकदम अलग हिंदी बोली जाती है, अलग भोजपुरी बोली जाती है। तो भोजपुरी कई और हिंदी कई अलग सारे प्रकार 10-20-50 किलोमीटर पे अलग हो जाते हैं, वो मुझे समझ में आता है। इम्पीरियल एलिट जो कल्चर है बंगाल का, जो कलकत्ता सेंट्रिक कल्चर है, वो जैसे कि हिंदी मतलब सेंटर में जो बैठा हुआ है समझाता है हिंदी सबसे अच्छा लैंग्वेज है, उसी को तो बोलना चाहिए। तो यहाँ पर कलकत्ता में जो सेंट्रलाइज जो इंटेलेक्चुअल पेरिफेरी बैठा हुआ है, वो भी समझाते रहता है कि जो बंगला यहाँ पे बोला जाता है वही एकदम प्योर बंगाली बोली है, और बाकी सबको कोई तवज्जो नहीं है, तुम देहाती हो, गाँव है, ये मेंटेलिटी रहता है। और जो आपका पिछला सवाल था कि बीजेपी से, मतलब मैं टॉपिक मानना चाहता हूँ, बीजेपी से कितना खतरा है। यही है भाई, अभी तो इसी बात कर लो चाहो तो तुम। बीजेपी से बंगाल को हम बीजेपी की बात करना चाहते हैं, क्योंकि उससे मुझे और हर स्टूडेंट को उससे खतरा है, टीएमसी से खतरा है, हर स्टूडेंट को, हर नागरिक को खतरा है। जो सरकार, जो बंगाल की सरकार एक स्टूडेंट की सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाती है, जो कोई स्टूडेंट को जो खर्चा पानी बढ़ रहा है उसका कोई सिक्योरिटी नहीं दे पाती है, पिछले कई सालों से यूनियन इलेक्शन नहीं हो रहा है जिस सरकार के अमल में, उसी का एक प्रो वर्जन जो बीजेपी है, जो बंगाल के बहुत लोग सोच रहे हैं कि टीएमसी से आज़ाद होकर हम लोग बीजेपी के अगर लाए तो बहुत अच्छा होगा। तो अगर बीजेपी शासित राज्यों को हम देखें तो वहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा कुछ दिन पहले एमपी था रेप में नंबर 1, भ्रष्टाचार में व्यापक घोटाला ऑलरेडी हो चुका है, महाराष्ट्र में एक से बढ़कर एक घोटाला आ रहा है सामने निकल कर, हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या उसका हालत। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग स्टूडेंट है, हम लोग का मेन कॉन्सर्न है, हम लोग पढ़ पा रहे हैं इस इलाका में, कलकत्ता में आके पढ़ पा रहे हैं, जो कि कुछ दिन बाद नहीं रहने वाला है। सिर्फ एनईपी के चलते नहीं, उनका जो कॉर्पोरेशन कर रहे हैं वो शिक्षा का, इसके चलते भी और होगा। लेडी रामजस कॉलेज जो दिल्ली का है, मैं गलत नाम बोल रहा हूँ, इन सब कॉलेज में ऑलरेडी फीस हाइक बहुत हो चुका है। सरकारें हमको सोचाना चाहती है कि हम सिर्फ यहाँ पे आएँ, किताबें पढ़े, फीस दे और घर चले जाए, पर ऐसा नहीं है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बड़े बड़े नेता निकले, बीजेपी के भी नेता निकले स्टूडेंट पॉलिटिक्स, सुषमा स्वराज से अरुण जेटली सब निकले, पर वो अभी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को खत्म करना चाहते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारे दोस्त की टी शर्ट पे लिखा हुआ दिख रहा है, फ्री उमर खालिद, उसने लिखा है। हाँ। दोस्त है ना तुम्हारा? हाँ। क्यों पहना है उसने, और इसके बात करना चाहेगा क्या? वो तो वही बोल पाएगा, बात करना चाहेगा नहीं, पर पहना क्यों है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये एक कॉन्वर्सेशन को जन्म दे सकता है, कन्वर्सेशन को जन्म दे सकता है कि हाँ, जिस तरह से मैंने नोटिस किया है, हाँ, लोग तरह से कि हाँ एक बंदा था जिसको गुम कर है। हाँ अभी था वो गुम कर दिया गया उसको। सरकार, सुप्रीम कोर्ट, पूरा, मैं सुप्रीम कोर्ट को बोल रहा हूँ, सारे सिस्टम मिलकर, सारे सिस्टम अपरेटस मिलके उस बंदे को पूरा गुम कर दिया गया है। उमर खालिद पर इल्जाम भी तो बड़े संगीन लगाए गए ना ब्रो। क्या इल्जाम लगाए, आप बोलिए कैसे इल्जाम? एविडेंस नहीं दे पाया। पुलिस ने 10,000 पन्नों का एफआईआर दर्ज किया था, उनको एफआईआर दर्ज करने में 1 साल 2 साल से ज्यादा लग गया। वो क्या कर रहे थे, मक्खी मार रहे थे, वो उनके पास फुटेज था, क्या बोला नहीं बोला, और वो फुटेज भी गलत साबित हो गया। हैदराबाद से जो निकल के आया वो एविडेंस रिपोर्ट, वहां पर भी वो गलत साबित हो गया। उनके खिलाफ क्या सबूत है? बस सरकार, यूपीए जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट यही बताता है कि शक के बिना पर
वो आपका वो सरकार डिफाइन करेगी क्या आपने देशद्रोह किया कि नहीं, देशद्रोह का परिभाषा क्या है वो भी सरकार डिफाइन करेगी। नहीं, आई एम सॉरी, ये कॉलोनियल लॉ नहीं है। इस लॉ को बाद में तो अमेंड किया। कॉलोनियल कहाँ है? ये कॉलोनियल रेसिडियो इनका ये अच्छा, मेरे क्या आई गेस आप ड्रैकोनियन बोलना चाह रहे थे जो इन्होंने बोला। नहीं, कॉलोनियल भी है। दैट्स द होल पॉइंट। ये जो डर का माहौल है यही ये जो आपको विदाउट आप कोई कुछ भी आपका बेस्ड ऑन योर आइडेंटिटी आपको परसिक्यूट कर किया जा सकता है। दैट्स द होल पॉइंट। कॉलोनियल है, इसको कॉलोनियल रेसिडियो बोला जाता है। इसको अगर अमेंड करोगे, अगर इसको अमेंड करोगे तो कन्हैया कुमार था, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाइज्जत नहीं, उनको छोड़ दिया गया, पर शर्जील इमाम को अभी कुछ अभी तक है। एक सेकंड, दैट केस वाज डिफरेंट, जिसमें उमर खालिद, कन्हैया कुमार, अनिर्बान तीनों गए थे। मैंने तब तीनों का इंटरव्यू लिया था। दैट केस वाज इंटायरली डिफरेंट। वो जेएनयू प्रोटेस्ट में वो केस हुआ था, वो एकदम अलग था। ये 2020 का केस था जिसमें कन्हैया कांग्रेस ज्वाइन कर लिए। ऑब्वियसली कांग्रेस। बताइए कि जैसे उमर खालिद पे बात हो रही है, उमर खालिद के बारे में मैं डीवाई चंद्रचूड़ का एक इंटरव्यू देख रहा था, मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा, वो गणेश पूजा करने वाला जज। हाँ, सुन लीजिए, गणेश पूजा की थी उन्होंने। सुन लीजिए, डीवाई चंद्रचूड़ का इंटरव्यू देखा था। उन्होंने कहा था कि उमर खालिद के वकील ने खुद बार बार एडजर्नमेंट की मांग की थी। मतलब वो चंद्रचूड़ ने खुद कहा था कि उनके एडजर्नमेंट और डेट्स की बात तो उनका वकील खुद करता था। उमर खालिद का वकील वो आगे खुद कह रहे थे, इंटरव्यूज में आगे कह रहे थे। उस शख्स पे बहुत गॉड का, भगवान का हाथ में बोला है। जैसे कि वो अयोध्या की मामले में जैसे उन्होंने बोला था, ये मेरा राय मेरे मुंह से जो निकला है भगवान ने दिया है, सपना देश। ये भी क्या उसी तरह का कोई मामला है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं ये मैं डीवाई चंद्रचूड़ का वकील थोड़े हूँ भाई। हाँ, आपने बोला इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। मैं चंद्रचूड़ ने बोला इसलिए कोट कर रहा हूँ ब्रो। उसका बात को कौन में किया? चंद्रचूड़ को ही बोल रहे हैं कि मतलब चंद्रचूड़ को भगवान ने बोला था। लेकिन यार आप लोग बड़े कंफ्यूजिंग तरीके से बोलते हैं। मैं मुझे लगता है कि आप उससे बोल रहे हैं। आप कभी इंटरव्यू लेंगे तो आप ये उनको मतलब सवाल कर सकते हैं क्या क्या किसने कहा था, किसने कहा था, भगवान ने कहा था क्या? यहाँ पर और एक बात बोलनी है। ये मुद्दे का बात ये है कि आज उमर खालिद जो जेल में है, उमर खालिद किसके खिलाफ आंदोलन कर रहा था? आज जो उस समय जो एनआरसी आंदोलन हो रहा था, सीए एनआरसी के खिलाफ आंदोलन कर रहा था कि हमारा देश जिन लोगों से चलता है उन लोगों को सिटीजनशिप से हटा दिया जा रहा है। आज एसआईआर का नाम पर सिटीजनशिप, पहले वोटिंग राइट्स उनसे छीना जा रहा है। उसके बाद बीजेपी सरकार, आरएसएस मिलकर वो जो फैसीवादी प्रोजेक्ट है उनका, उससे जिसका श्रम से हमारा देश चल रहा है, 4 लोग स्कूटी पे जिसका श्रम से हमारा देश चल रहा है, उन लोगों को पहले तो उनका वोटिंग राइट्स छीना जा रहा है, उससे बाद उनको सिटीजनशिप का प्रमाण मांग रहा जा रहा है। तो उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उमर खालिद, शर्जील इमाम। The thing is, intellectual Muslim is a threat to the central government. Intellectual Muslims. Here I'm telling you, वो जो मुस्लिम का जो कैरिकेचर करना चाहता है, वहां पर आपका दाढ़ी होगा, गोफ कमाना होगा, दैट इज बी आइडियल मुस्लिम। है ना? देयर इज दैट इज एन आइडियल मुस्लिम। अगर एक आइडियल मुस्लिम आपको अगर क्रिटिकल थिंकिंग करके आपको क्वेश्चन करेगा तो वो मुस्लिम का जो कैरिकेचर है वो दैट इज नॉट गुड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो आपका मुस्लिम का कैरिकेचर करना चाहता है, वो जो इमेज जो आपको शो करना चाहता है, वो उस इमेज में शर्जील इमाम, उमर खालिद वो फिट नहीं करता। वो अगर इंटेलेक्चुअल मुस्लिम होगा तो आपको तो जो मुस्लिम लोगों का वो दे आर लाइक वुमन बीटिंग, वाइफ बीटिंग एंड ऑल दैट काइंड ऑफ दैट इज एन आइडियल मुस्लिम टू द बीजेपी। अगर आप अगर वहां पर जाके फ्लुएंट इंग्लिश में आप अगर जहाँ पर आपको कोई रेफरेंस लेकर आप जहाँ पर मिचेल फूको को लेकर आप पावर पॉलिटिक्स अगर समझाएंगे तो वो मुस्लिम तो आपके लिए थ्रेट होगा ही। ये बहुत क्लियरली बोला है कि वो पब्लिकली एक एथीस्ट है उमर खालिद, बट सिर्फ क्योंकि उसका नाम उमर खालिद है इसीलिए ही इज विलेनाइज्ड। तो उसने ये उमर खालिद को जेल में डालेंगे क्योंकि वो मान नहीं रहा सरकार की बातें, जनता की बात कर रहा है, और हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपया देंगे ताकि वो अयोध्या का वो जो कबीर ये मुर्शिदाबाद वाला हेट स्पीच के बात होता रहता है। उमर खालिद, शर्जील इमाम के ये जो केस है, अरे हमारा देश में जो जितना भी पॉलिटिशियन है, वोट मांगने जब जाते हैं वो हेट स्पीच नहीं देते तो उनको क्या जेल के अंदर डाला जाता है? तो क्यों उमर खालिद, क्यों शर्जील इमाम, क्यों? उन्होंने क्या बोला था? सबसे बड़ी बात है हमारे पार्लियामेंट में रेपिस्ट बैठे हुए हैं जिनके ऊपर रेप का आरोप लगा है, दंगेबाज बैठे हुए हैं जो क्योंकि वो बीजेपी करते हैं इसलिए वो बचे हुए हैं।
पार्लियामेंट में बैठकर पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखा जाता है, खैनी खाया जाता है, गाली दिया जाता है, ये सब कैमरा के सामने होता है। उनके ऊपर क्या एक्शन लेती है? कटमुल्ला बोला जाता है। बीजेपी का एक सांसद बिधुड़ी, रमेश बिधुड़ी, पिछले बार उन्हें उनका पर्स क्या हुआ, वो के बैठा हुआ है, वो हमारा क्या बोलता है उसको, ओम बिरला, वो तो पूरा के बैठा हुआ उधर। डू यू थिंक कि स्पीकर के खिलाफ इस तरह की भाषा आपको इस्तेमाल करनी चाहिए? अगर स्पीकर जो काम कर रहा है तो स्पीकर को थोड़ा समझ भी अगर स्पीकर का काम करता तो आज हम ये बात नहीं कहते। हर वक्त में अगर आप पार्लियामेंट टीवी ऑन कर लीजिए तो हम 90% का टाइम तो मतलब ओम बिरला का चेहरा दिख जाता है मुझे। तो मतलब अगर खुद का काम कर ले तब तो ओम बिरला को स्पीकर कह ले हम। खुद को तो काम है, उसका एक ही काम है। जब ऑपोजिशन बोलेगा कि आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, एक ही काम है ओम बिरला का। अगर ढंग का स्पीकर होगा तो हम ऐसा बात नहीं करते। एक काम तो नहीं है उनका, सिर्फ हाँ कोई न्यूट्रल बंदा देखेगा ना तो पार्लियामेंट में मतलब वो हाँ बोलेगा, तो उसका तो कोई काम धंधा है नहीं ऑपोजिशन को चुप करना है, वो टीएमसी को चुप करना है, वो सीपीएम को चुप करना है बैठा हुआ है। पर बीजेपी का रमेश बिधुड़ी आके कटमुल्ला से लेके काट के फेंक दे, सब कुछ बोल के चला जाएगा। उस दलाल को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये गुस्सा नहीं आता पब्लिक को, आता है गुस्सा। अभी जैसे कि मतलब भारत का जर्नलिस्ट लोग, मेजर ऑफ द जर्नलिस्ट लोग, कॉर्पोरेट हाउस बायस्ड है, एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट लोग बायस हैं। हाँ, कॉर्पोरेट मीडिया बायस्ड है, मीडिया बायस है, ठीक है। वैसे ही सारी मीडिया बायस है कि थोड़ी बची हुई है? मैं तो बोला मेजॉरिटी। हाँ, वैसे ही स्पीकर ऑफ द हाउस भी बायस्ड है। अच्छा, जो उनको नहीं होना चाहिए। हाँ, यही मैं स्पीकर के बारे में तो मेरी राय नहीं होगी। मैं सही सी बताऊं, एक पत्रकार के तौर पे मेरा काम तो राय होना चाहिए। मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि पत्रकार के तौर पे मेरा काम है एनालाइज करना। पत्रकार के तौर पे लल्लन टॉप अगर आप देखेंगे, जिस संस्थान में मैं काम करता हूँ, जो वोटिंग्स में और जब सांसदों को निकाला गया है, जब कैमरे बंद कराए गए हैं, माइक ऑफ हुआ है और स्पीकर पे जब भी सवाल उठे हैं, वी डू रिपोर्ट, वी हैव रिपोर्टेड और वी वॉन्ट स्टॉप रिपोर्टिंग। लेकिन एक और बात बता दूं, देश की मीडिया के बारे में मैं टिप्पणी ज़रूर करूंगा कि देश की मीडिया का एक बड़ा चंक आज से नहीं, 2014 से नहीं, लंबे समय से, पिछले करीब 40-50 सालों से अलग तरीके की भाषा बोलता आया है। वो एक बड़ा हिस्सा है। उसको करवट लेना, उस मीडिया को करवट लेना बड़ा अच्छा लगता है कि जिसकी सरकार है उधर करवट कर लिया जाए। आपने गलत बोला। हाँ, मैं एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि 2014 के बाद ही नहीं, लंबे समय से देश की मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बायस रहा है और है, ठीक है। कांग्रेस के ऊपर, कभी बीजेपी के ऊपर ये बायसनेस था, जो सत्ता पे जो बैठ, कभी बीजेपी के ऊपर, स्टेट की मीडिया, स्टेट की सरकारों के खिलाफ। देखिए अभी भी ऐसी मीडिया हाउसेज हैं अपने देश में जो एक तरफ बीजेपी के अगेंस्ट में खड़े रहते हैं, उनको लगता है अगेंस्ट में खड़ा रहना ज्यादा अच्छा है, और एक मीडिया हाउस है जो बीजेपी के साथ खड़ा रहता है। या कोई मीडिया हाउस है, मान लीजिए कर्नाटक जैसे स्टेट में, कि वो बीजेपी के कांग्रेस के साथ खड़ा है या कांग्रेस के खिलाफ खड़ा है। मीडिया का काम साथ और खिलाफ खड़े रहना कभी था ही नहीं यार, कभी था ही नहीं यार, किसी के साथ नहीं है सर। बात ये है कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जो मीडिया में जो कॉर्पोरेट पूंजी का आगमन हुआ, इसी से सब खेल परिवर्तन हो गया। क्योंकि जो फॉक्स चैनल है उसमें किसका शेयर है, जो भी आप नेटवर्क 18 इसमें किसका शेयर है, रिलायंस का, अंबानी का, अदानी का, सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस, ये ओन्ड बाय बिग कैपिटलिस्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं मनी बीजेपी को, जो अपना बीजेपी का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, दिन पे दिन कर रहे हैं। और उनका काम ही यही है कि पोलराइज सोसाइटी बने, ताकि वोट नौकरी पे नहीं, वोट वुमेन सिक्योरिटी पे नहीं, एजुकेशन पे नहीं, वोट पड़े हिंदू और मुस्लिम पर। क्योंकि तभी आप देश को धीरे धीरे बेच सकोगे, एयरपोर्ट को बेच सकोगे, प्लेटफॉर्म्स को बेच सकोगे, रेलवे को बेच सकोगे, तभी आप ये कर पाओगे। अगर लोग हिंदू और मुस्लिम में उलझे रहेंगे, उनके बेसिक चीजें, एयरपोर्ट्स को आप बेसिक चीज पे ध्यान नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और ये सिर्फ मतलब कि मीडिया नहीं करता, मीडिया तो ओन बाय कॉर्पोरेट्स है। आपने तो वो सिस्टम लागू कर दिया कि जिसके पास पैसा हुआ वो मीडिया को ओन कर पाएगा और मेरी ही बोली बोलेगा वो। जब ये सिस्टम रहेगा तो कहीं पे भी सफल नहीं होगा मीडिया। वो यूट्यूब में इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म करेगा, वो भी कुछ दिन अगर बड़ा होगा कोई कंपनी एक्वायर कर लेगी उसको। ये तो पूरा मेरे ऊपर आप मतलब, मैं तो जिस फील्ड में हूँ, जिस पेशे में हूँ ना, अभी भी मैं आखिरी कमेंट कर दूं। देखिए, मैं आखिरी कमेंट कर दूं, और इस पूरी बहस में जिन लोगों का नाम लिया गया है उनको बहुत सारे लोगों को मैं जर्नलिस्ट कहने से बचता हूं, बिकॉज आई हैव माई ओन स्टैंडर्ड्स ऑफ जर्नलिज्म। ठीक है, मेरे अपने स्टैंडर्ड्स हैं। आखिरी इसमें टेक यही है कि बहुत सारे आप ठीक है, आप पूछ लीजिएगा जैसा मन करे। मेरा एक छोटा सा सबमिशन है इसमें कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे पता है कि मुझे सवाल फेस करने होते हैं और मैं फेस करूँगा,
कि मैं एक पार्टी से सवाल करूंगा, दूसरा पार्टी वाला बोलेगा Congratulations, आपने नहीं मैं छोड़ दिए, वो मेरा काम है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो ये बोलेगा कि ये आप बिक गए हैं, इनसे सवाल पूछूंगा तो आप बोलेंगे कि आप बिक गए हैं। तो ये लफड़ा मीडिया वालों को झेलना पड़ता है। हैविंग सेड दैट, I don't think we should put what he said under that category. अरे फिर से बोल रहा हूँ, मैं फिगर ऑफ स्पीच में बोल रहा था। हाँ, तो ये लफड़े लगे रहते हैं हम लोग के साथ, इतना फर्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि अपना काम आखिर में अपना काम है कि यार रिपोर्ट करके वहां से अपना बिस्तर बांधना, अगले पॉइंट पे पहुंचना, अगली जगह से रिपोर्ट करना, वो चलता रहता है, वो काम है हमारा, वो काम है हमारा। बाकी इस बातचीत को रैप करें एक बात जल्दी से। জার্নালিজম का सवाल है, जैसे कि ফার্স্টে যেটা দিয়ে শুরু হয়েছিল লাস্টে আর কি তুমি বলে নিতে পারো, তারপরে আমি বলছি। बाद में बोलेंगे। मैं पूछ रहा हूँ ये सवाल कि जो जर्नलिस्ट होता है प्योर, मैं भी क्योंकि उसका स्टूडेंट हूँ मैं, बात ये है कि एक तरफ मतलब कि एनवायरनमेंट का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सुंदरबन को काटा जा रहा है, अमेजन को काटा जा रहा है, ये एक नेचुरल समस्या, नेचुरल नहीं अननेचुरल समस्या है जो कि मैन मेड है, ठीक है। नॉट सुंदरबन है, हसदेव बहुत सारे जंगल काटा जा रहा है, इस पे एक नेचुरल ओपिनियन होना चाहिए कि एक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब कुछ लोग हैं जो कि इसको डिफेंड कर रहे हैं, एक कॉमन मिनिमम बेस बन रहा है। मीडिया का काम क्या है इस वक्त कि आपका जंगल काटा जा रहा है, इसको लेके आवाज उठाए, या फिर न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए जो इस जंगल काटने को समर्थन कर रहा है उसको भी 50% टाइम दिया जाए अपने प्राइम टाइम में। मैं ये क्या करना चाहिए मीडिया को? प्राइम टाइम वाला झमेला आप सुन लिए, प्राइम टाइम वाला झमेला मुझे पता नहीं क्या होता है यार, वो टीवी में होता है कि कई सारे लोग बैठे रहते हैं, बातचीत करते हैं प्लेटफॉर्म पर। अब भाई ब्रो सुन ले मेरी बात, ठीक है। बहुत सारे लोग अपनी बात करते रहते हैं प्राइम टाइम में बैठ के, मुझे उसका नहीं पता। मुझे इतना पता है कि छात्रों के मसले हों, ठीक है, उस समाज के मसले हों जिनको हमेशा से हाशिए पे रखा गया इस देश में और आगे बढ़ने नहीं दिया गया, महिलाओं के मसले हों, और वो उस सारे समाज के मसले हों जिनको हमेशा किनारे किया गया। हमने हमेशा आवाज़ उठाई है और हम खुल के खड़े हुए हैं उनकी आवाज़ों के साथ, और हमने सवाल पूछे हैं। मान लीजिए ये व्यक्ति ए है, अब फिगर ऑफ स्पीच पे बोल रहा हूँ दीदी, हाँ मैं डांट नहीं खाऊंगा दोबारा, हाँ ये व्यक्ति ए हैं, ये व्यक्ति बी हैं, ठीक है। मान लीजिए जंगल काटने वाले हैं और आप हैं सरकार और आप हैं जंगल बचाने वाले, ठीक है। आप जंगल बचाने वाले, सुन लीजिए, मैं डांट नहीं खाना चाहता तीसरी बार तो ये जंगल बचाने वाले हैं, तो मैं आपके साथ खड़ा होकर पूछूंगा कि आपके लिए जंगल क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए जंगल क्यों ज़रूरी है, और ये जंगल बचना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको पूरा मौका दूंगा। और फिर मैं इस व्यक्ति से पूछूंगा जो जंगल काटने आया है, मैं इससे पूछूंगा कि जंगल क्यों काट रहे हो। इस पर हज़ारों आदिवासी रहते हैं, यहाँ पे हज़ारों आदिवासियों की जीविका चलती है। काट कर क्या बसाओगे, उन आदिवासियों को जंगल कहाँ से दोगे, तुम कंक्रीट का घर ही देने वाले हो। हम ये काम करते रहेंगे, यही तो सच्चा काम था। जी आप कुछ बोलने चाहिए? হ্যাঁ, মিডিয়া বায়াসনেস নিয়ে আর কি যেটা কথা হচ্ছিল, সেই কোয়েশ্চেনটার পরে আপনি যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা করেছিলেন যে যাদবপুরের ব্যাপারে সবাই আর কি বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন কথা বলে, তো এই সবটার সাথেই এই মিডিয়ার বায়াসনেসটা খুব রিলেটেড এবং দুটো খুব একসাথে জুড়ে রয়েছে, যে কারণে আমরা বলতে পারি এটা যে মিডিয়া যেহেতু বায়াসড, সে কারণেই এখনও অবধি ওয়েস্ট বেঙ্গলে বা ইন্ডিয়াতে যেই স্পেসগুলোতে এখনও ডেমোক্রেসির প্র্যাকটিস চলছে, সেই জায়গাগুলোকে মিডিয়া এমনভাবে পোর্ট্রে করছে যাতে বাকি দেশের লোকেদের কাছে এই খবরটা এমনভাবে পৌঁছয় যে এরা সাপোজ অ্যান্টি ন্যাশনাল, আর মানে কোনো না কোনো টার্মে যাদবপুর বা জেএনইউ যেই সব স্পেসে এখনও ডেমোক্রেসি প্র্যাকটিস চলে, সেই জায়গাগুলোকে এমনভাবে কালিমালিপ্ত করা হয়, খারাপ বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়। এটাই इनका जो मेन पॉइंट था कि मीडिया बायसनेस, और आपने जो पहले क्वेश्चन किया था कि जादवपुर के बारे में ये सब वो सब, ये इससे रिलेटेड ही है। अच्छा, इस वजह से इस तरह के नैरेटिव सामने आते हैं। इतना लंबा बोला यार, इतने छोटे में खत्म कर दिया ट्रांसलेट करके। मतलब एक और पॉइंट उन्होंने बोला, वो आई एम सॉरी इफ आई एम डूइंग सेइंग इट रॉन्ग, कि मतलब जादवपुर या फिर ऐसे जो सिमिलर स्पेसेस हैं वो ऐसे स्पेसेस हैं जो कॉन्फॉर्मिस्ट नहीं है स्टेट के सामने। और फिर मीडिया जो प्रो स्टेट है उसका यही काम है कि जो भी स्पेस कॉन्फॉर्मिस्ट टू द स्टेट नहीं है उनको एक बुरे एंगल में दिखाया जाए। लॉ लाई है सोशल मीडिया के ऊपर, ताकि एक के बाद एक अकाउंट को बिना बोले के कोई तहसीलदार भी आपका अगर कंटेंट नहीं पसंद आया तो आपको हटा सकता है आपका कंटेंट। ये पूरा वो ग्रैब कर चुका है सरकार
अभी। ठीक है, चलिए इस बातचीत को यहीं रोकते हैं, बहुत लंबी बातचीत हुई देन प्लान। ललन टॉप पे बातचीत देख रहे थे, मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे हेमराज हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हमारी यात्रा चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।